तो दोस्तों फाइनली हम लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज को वीडियो के माध्यम से पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाले हैं, जहां हम कहानी शुरू करेंगे वॉल्यूम 1 से और जाएंगे वॉल्यूम 8 के एंड तक। नहीं, एक वीडियो के अंदर ही सब कुछ नहीं होगा, बल्कि यहां मल्टीपल वीडियोस बनेगी लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज की। पार्ट 30-35 तक जाएगी ये वीडियोस। और बेसिक जो मैंने अभी प्लानिंग करी है वो ये है कि हर वीडियो के अंदर हम 50 चैप्टर्स को लपेटेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो आज पहली वीडियो है, इसमें हम चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 52 तक की कहानी को जानेंगे। 52 इसलिए क्योंकि दो चैप्टर्स में एक जो कहानी चल रही थी वो काइंड ऑफ कंक्लूड होती है, तो इसलिए मैंने 2 एक्स्ट्रा ऐड किया। अब देखो ये एक ट्रायल वीडियो है, देख ही सकते हो वीडियो के लेंथ से कितनी लंबी है, तो इसीलिए मुझे इस वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए। कम से कम 100 के व्यूज, 10 के लाइक्स और 1 के कमेंट्स, वरना फिर पार्ट 2 डिले होगा। क्योंकि इसमें मेहनत करने के लिए मुझे हफ्तों भर स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, बार बार सेम चीजों को पढ़ना पड़ता है, और फिर रिकॉर्डिंग में कैमरा 5-7 बार हीटअप होता है, बंद होता है, बहुत सारी इश्यूज हैं। और फाइल साइज 100 GB से ऊपर जा रही है पूरे रिकॉर्डिंग की। तो हाँ, अगर इतनी मेहनत कर रहा हूं तो उसका रिस्पॉन्स भी वैसा ही मिलना चाहिए, वरना कोई पॉइंट नहीं है ये करने का। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत जाओ मिंगरॉय नामक बंदे से होती है, जो कि हमारे अर्थ का ही बंदा है, मतलब हमारी दुनिया से है, और वो एक दूसरी दुनिया में ट्रांस माइग्रेट हो चुका है। अब क्योंकि जाओ अपनी दुनिया में एक वेब नोवेल का इंथुजियास्ट था, तो उसे ये ट्रांस माइग्रेशन, दूसरी दुनिया में पहुंच जाना, इन बातों का पता था, और उसे पता भी चल जाता है कि लगता है अपने साथ भी वैसा ही कुछ हो गया। अब वो यहाँ कैसे आया? वेल, एक रिचुअल करके, जिसके बारे में आपको तुरंत बताऊंगा। फॉर नाउ जाओ के सर में तेज दर्द हो रहा था और उसके सामने एक बर्ली वुड से बनी डेस्क थी। इस डेस्क पे एक खुली हुई नोटबुक रखी थी, देन स्टैक ऑफ बुक्स थी, लेकिन जो चीज उसका ध्यान सबसे ज्यादा खींचती है वो थी उस डेस्क पे रखी एक ब्रास रिवॉल्वर। पूरे कमरे में एक फेंट क्रिम्सन रेड था। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ का जो चांद है वो एकदम बड़ा सा क्रिम्सन रेड है। तो हाँ, ये सब देख के जाओ समझ गया कि भैया मैं हो गया हूं ट्रांस माइग्रेट। जाओ यहाँ तुरंत आईने के अंदर देखता है और यहाँ उसे सर में अपने एक बड़ा सा होल दिखता है, एक वुंड दिखता है जो कि हील भी कर रहा था। इनफैक्ट जाओ यहाँ जिसको मिरर में देखता है वो नहीं था, कोई और बंदा था। और ये बंदा कौन है? क्लाइन मोरेटी, यानी कि जाओ क्लाइन मोरेटी के शरीर में आ गया है। तो इस पॉइंट से हम जाओ को क्लाइन कह के ही पुकारेंगे। तो हाँ, क्लाइन के सर में जो होल है, इस होल को देख के जाओ क्लियरली समझ जाता है कि भैया रिवॉल्वर जो उधर पड़ा है ना, ब्रास रिवॉल्वर, उसी से ठाई किया गया होगा। बट द क्वेश्चन इज कि क्लाइन जिंदा बच कैसे गया और जाओ उसके शरीर में कैसे आया? ना अगर हम क्लाइन की बात करें तो वो इस दुनिया के लियोन किंगडम के टिंजन सिटी में रहता है और वो खोय यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री ग्रेजुएट है। तो हाँ, ये जो अब नया क्लाइन है वो सोच ही रहा होता है कि भैया क्या हो रहा है, कहां पहुंच गया, किसके शरीर में हूं। और तभी उसकी ध्यान उस नोटबुक पे जाती है जो कि उसके डेस्क पे रखी थी, और वहां हर्मेस में कुछ चीजें लिखी थी। हर्मेस एक अलग तरह की लैंग्वेज है। यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी वो ये थी कि वहां लिखा था Everyone will die including me। Of course, ये पुराना वाला क्लाइन ही लिखा होगा। अब यहाँ क्लाइन को डेस्क पे ब्लडी हैंड प्रिंट्स भी दिखते हैं। इनफैक्ट क्लाइन के हाथ में भी खून लगा हुआ था। अब क्या हुआ था यहाँ, वो तो वो समझ ही गया था कि क्लाइन किया होगा, बट अब उसको ये सब चीज साफ करना है। अब क्योंकि कमरे के अंदर अंधेरा था तो क्लाइन ठीक से अपने घाव को देख नहीं पाया था, और इसके लिए क्लाइन सोचता है लाइट जलाई जाए। तो वो क्या करता है, घर के अंदर एक गैस वाला मीटर होता है जिसमें कॉइन डालता है, तो गैस लैंप जो लगा था वो लाइट उससे जल जाती है। अब यहाँ क्लाइन को अपनी मेमोरी याद आती है, मतलब जाओ वाली नहीं, अपनी क्लाइन जो यहाँ था उसकी मेमोरी याद आती है कि कैसे बेंसन जो उसका बड़ा भाई है वो लैंडलॉर्ड को थोड़ा टोपी पहना के घर के अंदर ये गैस मीटर लगवाया था, जिसके अंदर अगर आप एक कॉपर पेन डालते हो, पेंस, तो उससे गैस लाइट हो जाती है थोड़ी देर के लिए। मीटर है एक तरह का। हालांकि क्लाइन जांच पड़ताल करना शुरू करता है, जहां उसे एक येलो कलर की बुलेट नीचे गिरी मिलती है। वही बुलेट होगी जिससे वो ठाई किया होगा। साथ ही यहाँ गन के अंदर 6 चेंबर्स थे, जिसमें से 5 बुलेट थी, एक ही गायब थी। तो हाँ, इट्स क्वाइट क्लियर कि रिवॉल्वर के साथ यहाँ क्या हुआ होगा। बट अगेन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्लाइन जो है वो इन जनरल थोड़ा सा गरीब था। मतलब उसकी फैमिली में उसका बड़ा भाई बेंसन है, उसकी छोटी बहन मेलिसा है, ये लोग गरीब हैं, गरीबी में रहते हैं। तो ये लोग इतना महंगा ब्रास रिवॉल्वर कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? अब इस पॉइंट पे क्लाइन को याद आता है कि जब वो जाओ था हमारी दुनिया में, तो आखिर वो ऐसा किया क्या था जिससे वो इस जगह पे आ गया? बेसिकली वो किया था एक लक एनहांसमेंट रिचुअल, एक तरह का रिचुअल किसी बुक के अंदर पढ़ा था, जिसमें ब्रेड को रूम के 4 कॉर्नर पे रखना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है, कुछ मंत्र वगैरह बोलना है, और उससे उसका लक अच्छा हो जाएगा। लक एनहांसमेंट रिचुअल था, लेकिन हो गया जाओ ट्रांस माइग्रेट, जो कि अब क्लाइन मोरेटी के शरीर में है। तो ऐसे में ये नया वाला क्लाइन सोचता है कि अगर
अगर मैं उस लक इनहैंसमेंट रिचुअल को दोबारा कर लूं तो शायद मैं वापस अपनी दुनिया में चला जाऊं। हाँ, यही सब सोचते सोचते, नए एनवायरनमेंट में अडेप्ट करते करते, रूम को साफ करते करते सुबह होने को आ गई थी और अब मेलिसा जागने वाली थी। तो जल्दी जल्दी क्लाइन सब कुछ ठीक करता है, रिवॉल्वर भी छुपा देता है। अब मेलिसा, जो कि क्लाइन की छोटी बहन है, वो एक 15 साल की लड़की है जो कि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, अपने एज से ज्यादा मैच्योर है, और क्योंकि वो हमेशा गरीबी में रही है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कंजूसी है। उसका सपना एक स्टीम मैकेनिक बनने का है और वो टिंजन टेक्निकल स्कूल में पढ़ती है। अब जैसा मैंने आपको बताया था, क्लाइन का बड़ा भाई बेंसन भी है जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली एक कंपनी में काम करता है, छोटे पोस्ट पे, और बेंसन की सैलरी पे ही इनकी फैमिली चल रही है। जाहिर सी बात है, बेंसन बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस किया है ताकि वो क्लाइन और मेलिसा को पढ़ा सके, क्योंकि वो एक मामूली क्लर्क है जिसकी सैलरी बहुत ज्यादा कम है। ओवरऑल फैमिली गरीब है, लेकिन तीनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो हाँ, फाइनली मेलिसा क्लाइन के रूम में आती है। वो क्लाइन का एक घड़ी है जो कि टूट गया था, उसको ठीक कर देती है। और यहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि मेलिसा स्कूल जाने के लिए रोज 50 मिनट वॉक करके जाती है, पैसे बचाने के लिए। मतलब आने जाने में ही 2 घंटे लग जाते हैं बंदी को, बट पैसे बचाने हैं तो वो ऐसा करती है। और हाँ, अगर आप सोच रहे हो क्लाइन के घाव का क्या हुआ, वो तो मेलिसा देख लेगी। वेल, भर गया अब तक घाव। नाउ मेलिसा क्लाइन को जाते जाते बोल देती है कि भैया तुम कुछ पीस ले आना, मटन स्टू बनाएंगे आज घर पे, तो ये सब इंग्रेडिएंट्स ले आना। बार बार क्लाइन को याद दिलाती है। और इन दोनों की बातों से हम ये भी समझ पाते हैं कि क्लाइन की किसी तरह की एक इंटरव्यू होने वाली है फॉर जॉब, जो कि बहुत जरूरी है इनके इकोनॉमिकल कंडीशन को देख के ऐसा लगता है। तो हाँ, मेलिसा के जाने के बाद क्लाइन सोचता है कि ठीक है, बाहर जाके शॉपिंग वॉपिंग थोड़ा कर लेंगे, जो जो खाने का सामान चाहिए ले आएंगे। लेकिन क्लाइन के मन में एक और बात थी कि भैया 4 ब्रेड खरीदने हैं, क्योंकि लक इनहैंसमेंट रिचुअल करना है और अपनी दुनिया में वापस चले जाना है। उस रिचुअल में ब्रेड 4 कॉर्नर्स में रखने होते हैं, रूम में बताया था ना। एनीवेज, मेलिसा के जाने के बाद क्लाइन अपने घर से बाहर निकलता है और वो तिंजन की स्ट्रीट्स देखता है, जहां हॉकर्स, चोर्स और भूखे बच्चे हैं। वो मेलिसा के लिए सैमरिन बेकरी से ब्रेड और फिर लेटस और मीट मार्केट से मटन और पीस खरीदता है। अब जब वो एक सर्कस के पास से गुजर रहा होता है तो वहां एक लड़की आती है अजीब तरह के मेकअप में, गेटअप में, और वो क्लाइन को बोलती है, इधर आ जाओ, तुम्हारी डिविनेशन कर देती हूँ टैरो कार्ड की मदद से। जी हाँ, इस दुनिया में टैरो कार्ड्स एग्जिस्ट करते हैं जिससे आपकी डिविनेशन की जा सकती है। और कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत हमारे अर्थ से मिलता जुलता है, क्योंकि यहाँ भी टैरो कार्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, डिविनेशन होता है। वो अलग बात है, कितना सच है ये नहीं पता। अब क्योंकि क्लाइन के पास पैसे नहीं थे तो वो बोलता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन ये बंदी बोलती है, अरे फ्री में कर दूंगी, तुम पहले कस्टमर हो आज के, फ्री में करवा लो। तो हाँ, क्लाइन इसके पास फ्री में डिविनेशन करने बैठ जाता है और वो 3 कार्ड निकालती है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। क्लाइन को पूछती है, तुम क्या जानना चाहते हो, अपने पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में या फ्यूचर के बारे में? क्लाइन बोलता है, प्रेजेंट का ही बता दो। और वो प्रेजेंट वाले कार्ड को पलटती है जिसमें लिखा था द फूल, मतलब कि मूर्ख होता है ना, वही वाला। अब इससे पहले वो आगे की कुछ डिविनेशन करती, वहां एक लेडी आती है जो कि इस लड़की को बोलती है, अबे तुम फिर से डिविनेशन करने लगी, तुम तो बस एनिमल ट्रेनर हो ना, कह के उसे भगा देती है। और क्लाइन को बोलती है, मैं हूं असली डिविनेशन करने वाली लड़की और मेरे से करवाना है तो पैसे लगेंगे। अब पैसे सुनते ही क्लाइन मोडिटी वहां से कल्टी हो लेता है। तो हाँ, यहां आपको कुछ चीजें पता चली होंगी, लेकिन इस सब के बीच में क्लाइन को कुछ चीजें याद आती है अपनी ही मेमोरी से। बेसिकली इस दुनिया में एक रोजेल गुस्ताव नाम का बहुत ही खतरनाक एम्परर हुआ करता था और वही मोस्ट ऑफ द चीजों को इन्वेंट किया है। वो इंटस रिपब्लिक का काउंसिल था और गुस्ताव ही यहाँ पे टैरो कार्ड रीडिंग वगैरह इन्वेंट किया। देन ये वर्ल्ड 1300s के अराउंड है, स्टिल यहाँ पे स्टीम इंजन, मशीनरीज, ये सब आ गई है जो कि सब रोजेल गुस्ताव ही इन्वेंट किया था। फिर वो कार्ड गेम्स भी कुछ डेवलप किया था, जैसे फाइटिंग द लैंडलॉर्ड, और ये सारे गेम्स हमारे अर्थ पे हैं। तो ये सब सोच के क्लाइन कहीं ना कहीं समझ जाता है कि भैया ये जो एम्परर रोजेल थे ना, हो ना हो ये भी अर्थ से ही ट्रांस माइग्रेट करके इस दुनिया में आया होगा, जो कि यहाँ के हीरो बन रहा था, क्योंकि अब वो नहीं बचा। जो भी हो, क्लाइन सोचता है कि भैया अब मेरा काम तो हो गया, घर वापस आते हैं, ब्रेड 4 कॉर्नर में रखते हैं, लक इनहैंसमेंट रिचुअल करते हैं और वापस अपनी दुनिया में जाते हैं। ऐसा ही करता भी है क्लाइन, एक्सेप्ट कि वो वापस अपनी दुनिया में नहीं जा पाता। जी हाँ, क्लाइन जैसे ही ये रिचुअल करता है उसे अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है, लो विस्पर जैसी। साथ ही उसके सर में बहुत ज्यादा तेज दर्द होता है, वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को ग्रे फॉग में पाता है, बहुत ही ज्यादा थिक ग्रे फॉग। इस ग्रे फॉग वाले एरिया में क्लाइन बिल्कुल क्लूलेस था, उसे पता नहीं था कि वो कहां आ गया है, एक्सेप्ट एक बात की कि फॉग बहुत ज्यादा थिक है और यहाँ काइंड ऑफ उसके पास थोड़े पावर्स हैं, पावर्स इन द सेंस कि वो कंट्रोल में है। यहाँ क्लाइन को 2 स्टार्स दिख रहे थे जो कि चमक रहे थे
और क्यूरियोसिटी किल्स द कैट बोलते हैं ना, यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, उल्टा हो गया। बिकॉज क्लाइन जब इन स्टार्स को पकड़ता है तो ये फट जाते हैं दोनों स्टार्स, और दो लोग इस ग्रे फॉग में उसके सामने आ जाते हैं। ये दो लोग हैं ऑड्री हॉल और एल्गर विल्सन। अब ऑड्री किसी तरह की लग्जरियस विला में थी जहां से वो एकदम से गायब हो गया, पता नहीं कैसे भी इस ग्रे फॉग में आ गई। वहीं एल्गर जो था वो 3 मास्ट वाले सेल बोट में था, मतलब नाव में था, और वहां से एकदम गायब होकर इस ग्रे फॉग में आ गया है। तो हाँ, इस पॉइंट तक क्लियर है कि जो क्लाइन लक इनहैंसमेंट रिचुअल इस दुनिया में ट्राई किया, इससे वो अपनी असली दुनिया में तो नहीं जा सका, रादर वो किसी ग्रे फॉग वाली जगह में आ गया है और यहां स्टार्स को टच करके वो 2 और लोगों को बुला लिया है। अब क्योंकि क्लाइन थोड़े से कंट्रोल में फील कर रहा था, उसे थोड़ी अपनी पावर समझ में आ रही थी कि कुछ तो है इस जगह पे जिससे मेरे को अच्छा लग रहा है, तो वो इन दोनों के सामने बड़ा सा टेबल, मीटिंग वाला टेबल होता है ना, वैसा ही टेबल, बड़ा सा स्टोन का और चेयर्स वगैरह ऐसे इशारा करके ला देता है जिसपे ये दोनों बैठ जाते हैं। अब ऑड्री और एल्गर जो कि यहाँ खींचे चले आए थे, वो सोचते हैं कि भैया हम यहाँ आए कैसे, और जो कोई भी हमें खींच के इस जगह पे लाया है वो जरूर कोई सर्वशक्तिमान है, बहुत पावरफुल। तो भैया ये जो बंदा है, मतलब क्लाइन की बात हो रही है, ये बहुत पावरफुल है। इन दोनों को नहीं पता क्लाइन के पास कोई पावर नहीं है। और अपना क्लाइन भी ऐसे ही एक्ट करता है, एकदम ग्रेव, बहुत ही ज्यादा सीरियस, एज इफ वो कोई मिस्टीरियस बहुत पावरफुल इंसान है, जबकि अंदर अंदर उसकी फट रही थी कि भैया मैं कहाँ आ गया हूँ, किसको लेके आ गया हूँ, कहीं ये दोनों मेरा बैंड ना बजा दें। तो हाँ, एक बहुत ही अजीब सिचुएशन बन गई थी जहां सब सभी से डर रहे थे, लेकिन अपनी ऑड्री बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि उसको हमेशा से इस तरह के सीक्रेट ग्रुप का पार्ट बनना था। तो ऐसे में ऑड्री खुश होकर बोल देती है कि भैया आई एम वेरी हैप्पी कि आप जो भी हैं मुझे यहाँ पे लेके आए, इस सीक्रेट ग्रुप का हिस्सा बनाए, और मुझे बनना है बियॉन्डर। अब बियॉन्डर क्या होता है ये बात क्लाइन को पता नहीं थी, लेकिन एल्गर के रिएक्शन से लगता है कि भैया एल्गर को पता है कि बियॉन्डर क्या होता है। इनफैक्ट शायद एल्गर खुद बियॉन्डर है। तो हाँ, क्लाइन उत्सुक तो था जानने के लिए कि यहाँ बियॉन्डर क्या होता है, कैसी बातें हो रही है, लेकिन वो एक्ट करता है एज इफ ये बच्चों वाली बातें हैं जिसमें आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तभी एल्गर कहता है कि बियॉन्डर बनने के लिए ऑड्री को एटलीस्ट किसी चर्च के ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना होगा। वो लोग उसे बियॉन्डर पोशन देंगे जिसे पी के ऑड्री के अंदर बियॉन्डर की पावर्स आ जाएगी, या फिर ऑड्री को किसी सीक्रेट कल्ट इविल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना होगा जहां पे उसे बियॉन्डर पोशन मिल जाएगा जिसे पी के अगेन वो बियॉन्डर बन जाएगी और उसके पास बियॉन्डर की पावर्स भी आ जाएगी। या फिर तीसरा रास्ता है कि ऑड्री को खुद अब बियॉन्डर के पोशन का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, उसे पीना पड़ेगा पावर के लिए। अब अगर इस पॉइंट पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये बियॉन्डर क्या होता है, ये चर्च क्या आप बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा, तो भैया मैंने LOTM के ऊपर वीडियो बना रखी है जहां मैंने इन चीजों को एक्सप्लेन किया है। तो हाँ, मैं दोबारा डेडिकेटेड वे में इन चीजों को नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, जैसे जैसे कहानी चलती रहेंगी कई चीजें आपको रिवील होती जाएंगी तो सब कुछ क्लियर ही रहेगा। फॉर नाउ इतना बता दूं कि इस वर्ल्ड में बियॉन्डर्स होते हैं बेसिकली 22 पाथवेज है और हर पाथवे में 10 सीक्वेंस है, सीक्वेंस 9 से लेके सीक्वेंस 0 तक। 9 सबसे लेस पावरफुल और 0 सबसे मोर पावरफुल। अब अगर आपको एक पाथवे चूज करते हो तो वहां से सीक्वेंस 9 आपको शुरू करना होगा, फिर धीरे धीरे एक एक करके ही बढ़ना होगा 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड फाइनली 0 जो कि गॉड लाइक पावर है। ये पावर आपको पोशन पीने से आती है। तो अगर आप मान के चलो किसी एक पाथवे को चूज करते हो, वहां के सीक्वेंस 9 का पोशन पीते हो तो उससे रिलेटेड पावर्स आपको मिल जाएगी। अगेन 22 पाथवेज हैं तो यहाँ 22 तरह के पावर्स हो सकते हैं जो कि हर सीक्वेंस के साथ इवॉल्व होते हैं। ये बेसिक बातें मैंने आपको बताई है और यहाँ 7 ऑर्थोडॉक्स चर्चेस भी हैं जो कि एक किसी न किसी सीक्वेंस का पावर जो होता है पाथवे उसको कंट्रोल करते हैं। ये सब चीज अगेन मैं आपको बताता ही चलूंगा वीडियो के अंदर ही, या फिर ये जो एक्सप्लेनेशन वीडियोस आ रही है इन्हीं के अलावा मैं डिफरेंट LOTM वीडियोस भी लाता रहूंगा जहां ये चीजें अलग से मैं एक्सप्लेन करता चलूंगा डिफरेंट टॉपिक्स में। कमिंग बैक टू द वीडियो, एल्गर यहाँ कहता है कि उसके पास 2 सीक्वेंस 9 का फॉर्मूला है, एक सीक्वेंस 9 सेलर का और एक सीक्वेंस 9 स्पेक्टेटर का। तो ऑड्री यहाँ स्पेक्टेटर वाले फॉर्मूले में इंटरेस्टेड थी, लेकिन स्पेक्टेटर का फॉर्मूला देने से पहले एल्गर को भी कुछ चाहिए था। ये चीज थी घोस्ट शार्क का ब्लड। क्यों? क्योंकि इस इंग्रेडिएंट की मदद से एल्गर अपने सीक्वेंस में एक लेवल ऊपर की पोशन बना के खुद को प्रमोट कर सकता था। बताया था ना मैंने, एल्गर ऑलरेडी एक बियॉन्डर है। अब क्योंकि ऑड्री रॉयल फैमिली से है, अमीर है, तो वो एल्गर से कहती है कि मैं खोज के इस इंग्रेडिएंट को तुम्हारे पता तक भिजवा दूंगी। एल्गर भी उसे अपना पता दे देता है कि यहां भिजवा देना, और एल्गर कहता है कि जब ये हो जाएगा तो नेक्स्ट मीटिंग के दौरान मैं तुम्हें स्पेक्टेटर सीक्वेंस 9 का फॉर्मूला दे दूंगा। ये दोनों ये
डील क्लाइन के सामने करते हैं और क्लाइन को एज अ विटनेस रखते हैं, क्योंकि इनके हिसाब से क्लाइन कोई बड़ा आदमी है जिसके सामने ये लोग कुछ मक्कारी या झूठ वाला काम नहीं कर सकते। सो इस पॉइंट तक क्लियर है कि एल्गर एक बियॉन्डर है जो कि एक्सपीरियंस्ड भी है, क्योंकि वो नेक्स्ट सीक्वेंस में जाने की प्लान कर रहा है। और ऑड्री को भी बियॉन्डर वर्ल्ड के बारे में पता है, और क्लाइन जो कि इनका बॉस बन के बैठा है वो खुद बियॉन्डर अब तक नहीं है, तो उसे जल्द से जल्द बियॉन्डर के बारे में सब कुछ पता करना होगा। खैर यहाँ सब लोग अपना स्यूडो नेम रखते हैं। क्लाइन बोलता है कि तुम लोग मुझे द फूल बुला सकते हो, फूल मतलब मूर्ख। वहीं ऑड्री खुद का नाम जस्टिस रखती है और एल्गर खुद को द हैंग्ड मैन कहता है। और क्योंकि ये तीनों नाम टैरो कार्ड्स में होते हैं तो इनके ग्रुप को कहा जाता है द टैरो क्लब। क्लाइन डिसाइड करता है कि ये तीनों हर मंडे को मिलेंगे, वो भी ठीक 3 बजे। तो हाँ, 3 बजे क्लाइन, ऑड्री और एल्गर तीनों को अपना काम वाम निपटा के किसी शांत जगह पे जाना होगा ताकि इस मीटिंग को अटेंड कर सकें। क्लाइन यहाँ ये भी कहता है कि टैरो क्लब में हमेशा फेयर ट्रेड होगा, यानी अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट किसी को देते हो तो उसका इक्विवेलेंट एक्सचेंज मिलेगा, मतलब बदले में वैसे ही सर्विस ऑफर करी जाएगी। जैसे कि ऑड्री अगर वो ब्लड दे देती है घोस्ट शार्क की, तो एल्गर उसे सीक्वेंस 9 का पोशन फॉर्मूला दे देगा। तो ये सब डिस्कशन के बाद पहली मीटिंग एंड होती है, स्पेशली इसलिए क्योंकि थोड़ा सा क्लाइन को सर में दर्द होने लगा था। क्लाइन यहाँ स्टार्स के कनेक्शन को तोड़ देता है, जिससे ऑड्री अपनी जगह पे पहुंच जाती है, एल्गर भी अपनी जगह पे पहुंच जाता है और क्लाइन खुद भी अपने कमरे में वापस आ जाता है। अब क्योंकि क्लाइन को हेडेक शुरू हो गई थी तो वो थोड़ी देर रेस्ट लेता है, कुछ आधे घंटे की, और उसके हाथ पे 4 सर्कल्स भी बन गए थे डॉट टाइप, जो कि कुछ देर बाद अपने आप चले जाते हैं। वहीं अगर एल्गर और ऑड्री की बात की जाए तो एल्गर वापस से अपने शिप पे जाता है, जहां वो शिप के कैप्टन का गला घोट के उसे पानी में फेंक देता है। बंदा कुछ तो कर रहा है। वहीं ऑड्री की बात की जाए तो हम जान पाते हैं कि ऑफ कोर्स वो बहुत अमीर घराने से है, लिटरली रॉयल फैमिली से है, और उसके पास एक गोल्डन रिट्रीवर डॉग भी है जिसका नाम है सूजी। नाउ कमिंग बैक टू क्लाइन, वो अपना रेस्ट करके उठता है एंड उसका अब एम यही था कि उसे बियॉन्डर्स के बारे में पता लगाना है। साथ ही वो अपने डेस्क पे रखी डायरी को भी पढ़ता है, जहां कई डेट्स की एंट्रीज थी, लाइक 16th की, 12th की, 29th की, मई महीने की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ 27th मई की कोई एंट्री नहीं थी और वो चीज क्लाइन को बिल्कुल याद भी नहीं था। अब इन नोट्स में किसी 4th एपॉक की एक नोटबुक का जिक्र था जिसपे क्लाइन और उसके 2 कलीग्स वेल्च और नाया रिसर्च कर रहे थे, और उसके बाद ही कुछ ऐसा कांड हुआ जिसके कारण क्लाइन खुद को उठाया एंड देन जाओ आ गया उसके शरीर में ट्रांसमाइग्रेट होके। तो क्लाइन सोच ही रहा होता है कि पुराना क्लाइन जो था वो क्यों ऐसा गलत कदम उठाया होगा, और इसी बीच उसके डोर पे कोई तो नॉक करता है। ये थे पुलिस सार्जेंट बिश माउंटबेटन, और क्लाइन माउंटबेटन के बारे में जानता था, काफी फेमस पुलिस इंस्पेक्टर थे इस एरिया के, और ऐसे में क्लाइन तुरंत रिवॉल्वर को पहले छिपा देता है, देन दरवाजा खोलता है। अब माउंटबेटन के साथ यहाँ कुछ 2-3 और लोग आए थे जो कि थे तो मतलब इंस्पेक्टर के ड्रेस में, लेकिन वो ऐसा लग नहीं रहे थे कि इंस्पेक्टर हैं। माउंटबेटन यहाँ क्लाइन से रेगुलर क्वेश्चनिंग करता है और यहाँ वो वेल्च और नाया के बारे में भी क्लाइन से पूछता है। क्लाइन बताता है हाँ मैं उन्हें जानता हूँ, वो लोग मेरे कलीग्स हैं। और तब इंस्पेक्टर रिवील करते हैं कि एक्चुअली में वेल्च और नाया समाप्त पाए गए हैं एंड देख के ऐसा लग रहा है कि वो लोग खुद से खुद को खत्म किए हैं। तो अब क्लाइन को समझ में आता है कि अरे ये तीनों मिलके उस 4th एपॉक के नोटबुक पे रिसर्च कर रहे थे और कुछ ऐसा हुआ जिससे ये तीनों अपने आप को खत्म किए। जस्ट दैट क्लाइन इसलिए बच गया क्योंकि जाओ मिंगरोई उसके अंदर ट्रांसमाइग्रेट हुआ, यानी उस नोटबुक में कुछ तो खतरनाक है। अब क्लाइन या इंस्पेक्टर को बताता है कि वो वेल्च और नाया को लास्ट टाइम 26th of जून को देखा था। ये लोग उस मिस्टीरियस नोटबुक के नए चैप्टर्स को पढ़ रहे थे, क्लाइन अपनी इंटरव्यू की तैयारी भी कर रहा था, एंड देन क्लाइन को याद ही नहीं है कि 27th को क्या हुआ। अब यहाँ इंस्पेक्टर के साथ जो 2-3 और लोग आए थे, ये लोग इधर उधर चीजें खोजते हैं और वो क्लाइन की उस नोटबुक को देख लेते हैं जिसमें वो अपना नोट्स वगैरह लिखता था। वहां वो लिखा था, अगर आपको याद हो, एवरीवन विल डाई इंक्लूडिंग मी। और इस पे सवाल उठ जाता है कि भैया ये क्यों लिखे हो। अब ये सुन के क्लाइंट डर जाता है और वो तुरंत स्थिति को संभालता है कहते हुए कि मुझे कुछ याद नहीं कि 27th को मैं क्या लिखा, क्यों लिखा, क्या हुआ, कब हुआ। एंड ऑफ कोर्स सार्जेंट माउंटबेटन इस बात पे भरोसा नहीं करते, लेकिन बाकी जो 2-3 लोग थे माउंटबेटन के साथ, वो लोग कहीं ना कहीं क्लाइंट की बात को मान गए थे। ऐसे में पुलिस की जो रूटीन क्वेश्चनिंग थी वो खत्म हो चुकी थी। ऑल्दो जाने से पहले पुलिस वाले कह के जाते हैं क्लाइंट को कि भैया तुम टाउन छोड़ के भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो कुछ भी कांड हुआ है उसमें तुम भी फिलहाल के लिए तो सस्पेक्ट हो, तो एज ए सस्पेक्ट तुम यहां से जा नहीं सकते। अब बाहर निकलते समय जो इंस्पेक्टर के साथ 2-3 लोग आए थे, उसमें से एक क्लाइंट के पास आता है और कहता है कि यूजुअली जब इस तरह की घटनाएं होती है ना, तो जो लोग भी जुड़े होते हैं इसमें, वो सब कहीं ना कहीं खत्म हो जाते हैं। सो इट्स क्वाइट अनकॉमन कि क्लाइंट समहाउ बच गया है और उसकी नजर क्लाइंट पे है। खैर पुलिस वाले चले जाते हैं, क्लाइंट भी थोड़ा रिलैक्स करता है, फिर वो रिवॉल्वर को अगेन एक जगह पे कहीं रखा था वहां से निकाल के छुपा देता है बेड के नीचे, बेसिकली कुकिंग यूटेंसिल में रखा था। एंड क्लाइंट सोचता है कि चलो मेलिसा अब आ ही जाएगी
घर, तो उससे पहले कुछ बढ़िया कुक करके मेलिसा को दिखाते हैं। अब इस वर्ल्ड में कुकिंग अभी तक उतनी इवॉल्व हुई नहीं है जितनी हमारी वर्ल्ड में इवॉल्व हो गई है, तो ऑफ कोर्स क्लाइन बढ़िया कुक कर सकता है। ऑल्दो रियल क्लाइन को वैसी कुकिंग अच्छी आती नहीं थी। तो हाँ, क्लाइन बढ़िया खाना बना के मेलिसा को खिलाता है जब वो आती है। इवन शी वाज सरप्राइज्ड कि भैया मेरा भाई इतना अच्छा खाना बनाता है। और क्लाइन झूठ बोल देता है कि मैं वेल्च के घर गया था, वहां से मुझे ये ट्रेनिंग मिली है। इसके बाद दोनों सोने चले जाते हैं एंड अगली सुबह क्लाइन के दरवाजे पे दस्तक आती है। उसे अगेन एक बंदा दिखता है जो कि पुलिस माउंटबेटन के साथ आया था। ये वो बंदा था जिसकी आंखें ग्रे कलर की थी और इसका नाम था डन स्मिथ। डन स्मिथ यहाँ क्लाइन को बताता है कि उसे एक कैरेज ड्राइवर मिला है जो कि गवाही दिया है कि 27 तारीख को क्लाइन वेल्च के घर गया था। अब ये सुनकर क्लाइन समझ जाता है कि जरूर वो वेल्च के घर गया होगा और वहीं से उसे रिवॉल्वर मिली होगी, क्योंकि ये रिवॉल्वर वेल्च की ही होगी। वो वेल टू डू आदमी था। अब डन स्मिथ यहाँ कहता है कि क्लाइन याद करो 27 को क्या हुआ था। क्लाइन अगेन कहता है मुझे याद नहीं, जो कि एक्चुअली में उसे याद नहीं थी। और ऐसे में डन स्मिथ कहता है कि भैया वेल्च के घर से एक रिवॉल्वर गायब है, तो शायद वो मुझे तुम्हारे घर पे मिल जाएगा। ये कह के डन स्मिथ क्लाइन के घर से रिवॉल्वर ढूंढ भी लेता है। ढूंढने से ज्यादा क्लाइन खुद ही डर के बता देता है कि भैया रिवॉल्वर वहां मैंने छुपाया है, और बोलता है कि मैं सच कह रहा हूं, मुझे कुछ याद नहीं है क्या हुआ 27 को, मेरे पास बस रिवॉल्वर थी एंड आफ्टर दैट आई डोंट नो एनीथिंग। ऑल्दो यहाँ क्लाइन अपने ट्रांस माइग्रेशन वाली बात नहीं बताता है, बाकी सब वो सच बता देता है। अब क्लाइन की जो बातें थी वो बहुत ज्यादा वियर्ड थी, कोई भी से नहीं मानता, लेकिन डन स्मिथ समहाउ मान जाता है। वो कहता है वो ऐसे केसेस को देखा है और वो क्लाइन की बातों पे भरोसा करता है। ऑल्दो क्लाइन अभी भी प्राइम सस्पेक्ट है, तो उसे एक्सपर्ट के सामने साबित करना होगा कि वो कुछ गलत नहीं किया है। वैसे में क्लाइन को डन स्मिथ के साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा एक्सपर्ट से मिलने। अब क्लाइन ये सुन के दंग रह जाता है कि भैया मुझे एक्सपर्ट के पास जाना होगा। तो वो कहता है कि मैं एक नोट लिख देता हूं मेलिसा और बेंसन के लिए, ताकि जब वो घर आए मुझे ना पाए तो उन्हें समझ में आ जाए कि मैं कहीं बाहर गया हूं। देन क्लाइन डन स्मिथ के साथ नीचे जाता है, कैरेज में बैठने वाला होता है। तभी वहां रोड पे एक ऑयस्टर सेलर था, उसका किसी से झगड़ा हो जाता है, मतलब थोड़ा कमोशन होता है रोड पे। और क्लाइन सोचता है भैया भाग जाऊंगा मैं यहाँ से, इसके साथ मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा। क्लाइन वहां से भागता है। वो आयरन क्रॉस स्ट्रीट की तरफ जाता है जहां उसे कैरेज भी मिलती है। कैरेज में क्लाइन बैठता है और बोलता है भैया जल्दी से ले चलो मुझे कहीं भी बाहर सिटी से। लेकिन कैरेज का जो ड्राइवर था वो उसे वेल्च के घर की तरफ ले जाने लगता है। क्लाइन इससे हैरान हो जाता है कि मैं बोला हूं तुम्हें पियर की तरफ सिटी से थोड़ी बाहर ले चलो, तुम वेल्च के घर क्यों ले जा रहे हो? और जब ड्राइवर मुड़ता है तो वो था डन स्मिथ। इससे क्लाइन एकदम चौंक जाता है और अगले ही क्षण उसकी नींद खुलती है बिस्तर पे। यानी ये जो डन स्मिथ का पूरा एपिसोड हुआ था वो क्लाइन के सपने के अंदर था। डन स्मिथ के अंदर आपको नाइटमेयर्स दिखाने की ताकत है। जी हाँ, डन स्मिथ एक बियॉन्डर है और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके क्लाइन के साथ काइंड ऑफ खेल रहा था। नाउ डन स्मिथ रियली आता है और कहता है कि रात के समय मेरी पावर्स बहुत बढ़ जाती है, तो अब भागने की कोशिश मत करना। सपने में भागे थे, रियलिटी में मत भागना वरना बुरा होगा। यहाँ डन स्मिथ खुद को नाइट हॉक डन स्मिथ के रूप में इंट्रोड्यूस भी करता है। अब नाइट हॉक क्या है वो आपको आगे पता चलेगा। और हाँ, इन बातों से आप समझ ही गए होंगे कि डन स्मिथ एक्चुअली क्लाइन के ड्रीम के अंदर घुस गया था, क्योंकि ड्रीम के अंदर लोगों की असली भावनाएं सामने आ ही जाती हैं। अब क्योंकि डन स्मिथ क्लाइन के ड्रीम में गया था, वहां उससे बातें किया था, तो कहीं ना कहीं डन स्मिथ को इस बात की श्योरिटी मिल गई थी कि वेल्च और नाया के खत्म होने में क्लाइन का हाथ तो नहीं है, क्लाइन निर्दोष है। बट स्टिल क्लाइन को एक्सपर्ट से तो मिलना ही होगा। अब ये एक्सपर्ट कौन है वो मैं आपको तुरंत बताऊंगा। ऑफ कोर्स वो भी एक बियॉन्डर ही होगी जिसके पास कुछ तो पावर होगी जिससे वो सच निकाल सकती है। डन यहाँ ये भी बताता है कि क्लाइन, वेल्च और नाया जिस एक पर्टिकुलर नोटबुक पे काम कर रहे थे वो थी एंटिगनस फैमिली की एक नोटबुक जो कि फिलहाल गायब है। एनीवेज डन स्मिथ यहाँ क्लाइन को अपने साथ लेके जाता है जहां उसकी मुलाकात एक्सपर्ट से होगी। और एक्सपर्ट काइंड ऑफ एक स्पिरिट मीडियम है, और ऐसी वैसी नहीं, एवा काउंटी की सबसे रेनाउंड और सबसे स्ट्रॉन्ग स्पिरिट मीडियम है। तो ये दोनों वेल्च के घर पहुंचते हैं जहां इनकी मुलाकात होती है डैली से। जी हाँ, डैली ही वो स्पिरिट मीडियम है जो कि एक एक्सपर्ट है और टेस्ट करेगी कि क्लाइन सच बोल रहा है या नहीं। डैली बताती है कि वेल्च और नाया की जो ओरिजिनल स्पिरिट्स थी वो अब गायब हो गई है, तो वो उससे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकती। जी हाँ, स्पिरिट मीडियम होने के नाते जब भी कोई खत्म होता है तो उसकी स्पिरिट कहीं ना कहीं थोड़ी देर तक लिंगर करती है और उनको टैप इन करके डैली काफी अच्छी इंफॉर्मेशन निकाल सकती है। बट वेल्च और नाया के केस में वो ऐसा नहीं कर पाई। इसके बाद डैली क्लाइन को एक आर्म चेयर पे बैठने को बोलती है, उसके दिमाग के अंदर घुसती है पूरा इन्वायरमेंट बना के, और वहां वो क्लाइन की डीपेस्ट डार्केस्ट मेमोरी को भी टैप इन कर सकती है। नाउ यूजुअली जब डैली ऐसा करती है तो जो भी इंसान होता है वो अपना कंट्रोल खो देता है एंड वो सब कुछ गिव अप कर देता है। बट समहाउ जब वो क्लाइन के दिमाग में जाती है तो क्लाइन के अंदर अपना कंट्रोल था। मतलब क्लाइन वही चीजें डैली को दिखाता है जो कि डैली देखना चाहती थी, मतलब सच्ची ही चीजें दिखाता है जो हुआ था, यानी उसको 27th का कुछ याद नहीं है और उससे पहले जो चीजें हुई थी वो सब डैली देखती है। बट
क्लाइन ये बात डैली से छिपा लेता है कि वो एक्चुअली ट्रांस माइग्रेट होके आया है, वो क्लाइन मोरेटी है ही नहीं, जाओ मिंगरोई है। खैर डैली अपनी टेस्ट को पूरी कर ली थी, डैली एक्सपर्ट थी, स्पिरिट मीडियम थी, और वो फाइनल क्लीन चिट दे देती है क्लाइन को कि ये बंदा कुछ नहीं किया है, एक्चुअली में निर्दोष है। और डन स्मिथ भी कहता है ओके क्लाइन अब तुम जा सकते हो। क्लाइन या डन से पूछता है कि अब आगे कोई इश्यूज नहीं आएगी ना मुझे, तो डन स्मिथ कहता है कि अब कुछ कह नहीं सकते, आइडियली तो नहीं आनी चाहिए लेकिन कई बार आ जाती है, सो लेट्स सी आगे क्या होता है, विल कीप इन टच। अब डन स्मिथ यहाँ क्लाइन को नाइट हॉक्स को ज्वाइन करने कहता है। नाइट हॉक्स बेसिकली इनकी एक ग्रुप है आप कह सकते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर चर्च के अंदर काम करती है, और यहाँ बियॉन्डर्स भी होते हैं, सिविलियन स्टाफ्स भी होते हैं। बियॉन्डर्स तो आप जानते ही हैं, जिनके अंदर पावर है, किसी तरह का वो पोशन पिए हैं, किसी एक पाथवे पे होंगे, और सिविलियन स्टाफ जिनके अंदर पावर्स नहीं है लेकिन वो बियॉन्डर्स की मदद करते हैं, उनको एज जॉब दिया जाता है यहाँ पे, और उनको कुछ कुछ छोटे मोटे टास्क असाइन किए जाते हैं। तो डन स्मिथ कहता है कि अगर क्लाइन को डर लग रहा है कि आगे उसके साथ कुछ गलत हो सकता है तो वो नाइट हॉक्स को ज्वाइन कर सकता है एज सिविलियन स्टाफ, क्योंकि क्लाइन एंटिगनस नोटबुक के काफी करीब था, तो ऐसे में क्लाइन कुछ कुछ चीजें पता कर सकता है नोटबुक के बारे में, जो कि इंफॉर्मेशन काफी हेल्पफुल होगी नाइट हॉक्स के लिए। एंड इफ क्लाइन इज गुड इनफ तो वो आगे चल के बियॉन्डर भी बन सकता है। हालांकि बियॉन्डर बनने की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये कि बियॉन्डर्स कई बार अपने पावर के कंट्रोल को लूज कर जाते हैं, और अगर वो कंट्रोल लूज किए तो वो लिटरली एक मॉन्स्टर बन जाते हैं, जिन्हें फिर पुट डाउन करना पड़ता है, खत्म करना पड़ता है। इनफैक्ट डन स्मिथ अपने कई टीममेट्स को इस तरह से खो चुका है। तो हाँ, ये एक रिस्क है बियॉन्डर बनने में, लेकिन अगर क्लाइन चाहे तो उसे बियॉन्डर बनने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ एज सिविलियन स्टाफ रह सकता है। और ये चॉइस अच्छा भी है सिविलियन स्टाफ बनने का, क्योंकि जब वो सिविलियन स्टाफ बन जाएगा तो वो बियॉन्डर्स के साथ काम करेगा, उनके खतरों को देख सकेगा, एंड देन एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएगा कि क्या उसे बियॉन्डर बनना है या नहीं। और डन स्मिथ को क्लाइन चाहिए भी था एज हिज एम्प्लॉय, एज हिज सिविलियन स्टाफ, क्योंकि क्लाइन हिस्ट्री में ग्रेजुएट था खोई यूनिवर्सिटी से, तो वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह अच्छा बना सकता है। जस्ट दैट यहाँ कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत ज्यादा है, मतलब किसी भी चीज के बारे में बाहर बात नहीं करनी है, क्योंकि बियॉन्डर्स के बारे में आम जनता नहीं जानती। और हाँ, क्लाइन को जॉब की भी जरूरत थी ना, अच्छी खासी यहाँ सैलरी मिल जाएगी, तो इवन दैट वाज अ थिंग। तो क्लाइन सब कुछ सुनता है डन स्मिथ की बात, और वो संडे तक का समय मांगता है सोचने के लिए कि ठीक है मैं सोच के बताऊंगा कि मुझे सिविलियन स्टाफ बनना है कि नहीं। ऑल्दो मन में वो ठान ही लिया था कि उसे बनना तो है। अब क्लाइन की जो यहाँ सैलरी होने वाली थी वो वीकली सैलरी थी, विच वाज 2 पाउंड्स एंड 10 सोली, एंड देन 10 एक्स्ट्रा सोली मिलेगी उसे, मतलब वो जो डेंजर्स यहाँ ले रहा है उसके लिए, काइंड ऑफ इंश्योरेंस जैसा। तो टोटल 3 पाउंड्स। अब इस वर्ल्ड में 3 तरह के करेंसी डिमिनेशन है, एक कॉपर पेंस, देन सिल्वर सोली, और फिर गोल्ड पाउंड। गोल्ड पाउंड सबसे ऊपर है। 12 कॉपर पेंस मिलके 1 सिल्वर सोली होता है, 20 सिल्वर सोली मिलके 1 गोल्ड पाउंड होता है। तो हाँ, 3 पाउंड पर वीक मिलना ये एक अच्छी खासी सैलरी थी, यानी कि महीने का 12 पाउंड हो जाएगा, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 5 साल का होगा, तो अच्छी खासी सैलरी है। एंड अगर क्लाइन आगे चल के प्रमोट होता है या बियॉन्डर बनता है तो उसकी सैलरी काफी हद तक बढ़ भी जाएगी। सो या हैंडसम सैलरी, ये सैलरी पाके कहीं ना कहीं क्लाइन की जो फैमिली है, जो कि अभी लोअर क्लास में है, उससे उठ के लोअर मिडिल क्लास में तो आ ही जाएगी। डन क्लाइन से कहता है कि अगर वो डिसीजन ले ले तो वो बेसिक स्ट्रीट पर हाउंड पब के बॉस राइट से मिल ले, और उससे वो ये सीक्रेटली कहेगा कि उसे स्मॉल मर्सनरी स्क्वाड हायर करना है, देन वो उसे डन स्मिथ के पास भेज देगा। बेसिकली ये एक सीक्रेट तरीका था कि कैसे किसी लोग को पहचान सके कि वो वाकई डन स्मिथ द्वारा ही भेजा गया है। सीक्रेट कोड जैसा होता है ना मूवी में, नॉक वॉक करते हैं, उस टाइप का कुछ। खैर, तो संडे को क्लाइन हाउंड पब पहुंचता है, उसे ज्वाइन करना ही था, और वहां पे चल रहा था कुत्तों का एक गेम, मतलब कुत्तों को छोड़ दिया जाता था, चूहे होते थे, जो कुत्ता ज्यादा चूहे मारेगा वो विनर हुआ, उस पर ही बेटिंग करनी थी। क्लाइन यहाँ राइट के पास जाता है, वही सारी चीजें बोलता है, और राइट क्लाइन को बताता है कि वो यहाँ से थोड़ी दूर जाए ब्लॉक पे, और वहां पे एक ब्लैक थॉर्न सिक्योरिटी करके नाम से जगह है ज़ूटलैंड स्ट्रीट पे, वहां पे उसे डन स्मिथ मिल जाएगा। तो क्लाइन इस जगह पे पहुंचता है, जो कि थी ब्लैक थॉर्न सिक्योरिटी कंपनी। ये बेसिकली नाइट हॉक्स का एक डिस्गाइज था, मतलब फ्रंट कवर। ये लोग अपने आप को सिक्योरिटी कंपनी दिखाते थे, लेकिन एक्चुअल में इनका काम था बियॉन्डर एक्टिविटीज को पकड़ना। ये लोग पुलिस के साथ भी काम करते हैं, तभी उस दिन क्लाइन के घर पुलिस के ड्रेस वगैरह में आए थे। और क्योंकि ये एक सिक्योरिटी कंपनी है, तो अगर कोई इनके पास केस लेके आता है डिटेक्टिव का, सिक्योरिटी का, तो उसे भी ये लोग हैंडल कर लेते हैं। ऐसा नहीं करते हैं, अगर इनके पास फ्री टाइम हो तो करेंगे, बट ये सिर्फ एक फ्रंट है, जैसा मैंने बताया, पीछे इनका काम है बियॉन्डर वाला। खैर, तो क्लाइन इस जगह पे पहुंचता है जहां उसे मिलती है रिसेप्शनिस्ट रोज़ैन। रोज़ैन एक सिविलियन स्टाफ है, और वो क्लाइन को वेलकम करती है, डन स्मिथ से उसे मिलवाने ले जाती है। रोज़ैन यूजुअली बहुत बातचीत करती है, काफी चार्मिंग सी अच्छी लड़की है, लेकिन रोज़ैन ये भी क्लाइन से कहती है कि उसे डन स्मिथ से मिलने के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि डन स्मिथ फिलहाल चाइनीज गेट पे पहरा दे रहे हैं। अब ये चाइनीज गेट क्या है? वेल, ये एक ऐसी जगह है जिस गेट के
पीछे कई सारे अजीब अजीब तरह के आर्टिफैक्ट्स, जादुई आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं जिन पे पहरा देना पड़ता है 24/7। तो लोगों की शिफ्ट लगती है, जहां वो जाते हैं उस पे पहरा देते हैं। मोस्टली बियॉन्डर्स ही जाते हैं। तो अभी शिफ्ट डन स्मिथ की है, पहरा जब उनका खत्म हो जाएगा शिफ्ट तो वो आएंगे और फिर क्लाइंट से मिल लेंगे। और बाय द वे नाइट हॉक्स जो है वो एवरनाइट गॉडेस का जो चर्च है उसके अंदर आता है। 7 ऑर्थोडॉक्स चर्च मैंने बताए थे ना, उसमें से एक है एवरनाइट गॉडेस जिसके अंदर आता है नाइट हॉक्स। बाकी 6 भी जैसे जैसे आएंगे मैं आपको बताते चलूंगा एंड हाउ इट वर्क सब कुछ मैं बताऊंगा। रोजेन यहाँ क्लाइंट को थोड़ा टूर वूर दे रही थी, जैसे नीचे के एक लॉन्ग आइल है जहां पे वॉल्स पे गैस लैंप्स लगे हैं और एवरनाइट गॉडेस के डार्क सीक्रेट एम्बलम लगे हैं। एक इंटरसेक्शन पे रोजेन बताती है कि लेफ्ट साइड सेंट सेलेना कैथेड्रल यानी टिंजन में चर्च ऑफ एवरनाइट का हेडक्वार्टर्स है, वहां ये रास्ता जाता है और राइट यहां से डन स्मिथ के ऑफिस में जाता है जो चाइनीज गेट के सामने एक छोटे से कमरे में है। खैर डन स्मिथ का जब काम हो जाता है तो फिर वो आते हैं, क्लाइंट से मिलते हैं अपने चेंबर में और पूछते हैं कि फैसला हो गया। क्लाइंट कहता है हाँ फैसला हो गया, मैं ज्वाइन कर रहा हूं एज सिविलियन स्टाफ। और डन स्मिथ उसे कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और क्लाइंट को 4 वीक की एडिशनल सैलरी मिलेगी। क्योंकि बंदा गरीब है, बंदे को कोट वोट खरीदना होगा, स्टाफ खरीदना होगा, तो ले लो 4 वीक की एडिशनल सैलरी। ये कंपनसेट होती रहेगी आने वाले वीक्स में, मतलब क्लाइंट को कट के थोड़ी सैलरी मिलेगी ताकि ये जो कंपनसेशन एक साथ मिला है ज्यादा वो कंपनसेट हो सके। बट स्टिल सोच के देखो, क्लाइंट को एक साथ 12 गोल्ड पाउंड मिल गया। इतना तो वो जिंदगी में आज तक देखा नहीं था। इनके फैमिली की इंटायर सेविंग मेरे को लगता है 1 गोल्ड पाउंड नहीं थी। अब डन स्मिथ बताता है कि इनका काम जो है वो कॉन्फिडेंशियल है, किसी को बताना नहीं है। साथ ही डन स्मिथ बताता है कि एवा काउंटी की जो पुलिस है ना, उसकी ये लोग यूनिट 5, 6 और 7 है। मतलब ये लोग एक्चुअली में पुलिस है। 7 का काम है बियॉन्डर जो सुपरनैचुरल एक्टिविटीज होती है उनसे डील करना। और हाँ, जैसा मैंने बताया था कि ये ब्लैक थॉर्न सिक्योरिटी कंपनी है, तो अगर यहाँ कुछ ऐसे मिशंस नॉर्मल लोगों के आ जाते हैं जो कि सिक्योरिटी कंपनी समझ के इधर आए, तो उन मिशंस को ये लोग ले लेते हैं और उससे जो कमाई होती है वो आधी कमाई चली जाती है इनके फंड में। जैसे मान लो 10 रुपए कमाई हुए तो 5 फंड में चले जाएंगे और 5 रुपए उन लोगों में बढ़ जाएंगे जो कि इस मिशन पे गए थे। डन स्मिथ ये भी बताता है कि टिंजन सिटी के अंदर सिर्फ 6 नाइट हॉक्स के मेंबर्स हैं जो कि बियॉन्डर्स हैं ऑफिशियली, और 6 सिविलियन स्टाफ है क्लाइंट जैसे। अब क्लाइंट यहाँ बियॉन्डर्स के कंट्रोल लूज करने के बारे में और क्रिएशन मिथ के बारे में पूछता है और यहाँ डन स्मिथ उसको क्रिएटर होने के बारे में बताते हैं, जो कि मैंने अपनी एक वीडियो में आपको बताया था। स्टिल मैं छोटे में रिपीट कर देता हूँ। बेसिकली क्रिएटर जो थे इस वर्ल्ड को, जो कि बनाए हैं, जो मेन अल्टीमेट क्रिएटर थे, वो केओस से जागे थे और अपने बॉडी पार्ट्स को यूनिवर्स, स्टार, सन, मून और वेरियस इंटेलिजेंट रेसेस जैसे कि जायंट, एल्व्स, ड्रैगन्स, म्यूटेंट्स ईटीसी में फ्यूज कर दिए थे। क्रिएटर के स्पिरिट से इटर्नल ब्लेजिंग सन, लॉर्ड ऑफ द स्टॉर्म्स और गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम जैसे गॉड्स का जन्म हुआ। इस पे क्लाइंट पूछता है कि एवरनाइट गॉडेस का जन्म क्रिएटर के स्पिरिट से क्यों नहीं हुआ। दोनों से गॉडेस के फुल टाइटल पे ध्यान देने को कहते हैं, जिसमें लेडी ऑफ क्रिम्सन भी शामिल है, जो क्रिम्सन मून का प्रतीक है, जो क्रिएटर की एक आई से निकला था। इस तरह क्लाइंट समझता है कि गॉडेस भी उतनी ही पावरफुल है। तो हाँ, उसी से जो 7 डिफरेंट गॉड या गॉडेसेस निकले थे, उन्हीं से 7 ऑर्थोडॉक्स चर्चेस बने हैं जिनके अंदर ये बियॉन्डर्स काम करते हैं। और हर एक चर्च के पास किसी न किसी पाथवे के सारे सीक्वेंसेस हैं, सबके नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर पाथवे के। अब क्योंकि ये पूरी दुनिया क्रिएटर से बनी थी, तो यहाँ कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिसमें अंदर मैजिकल पावर्स थी। उन एलिमेंट्स को अगर ढंग से फ्यूज किया गया, पोशन बनाया गया, उसे पी लिया गया, तो लोगों को बियॉन्डर्स की पावर मिलती है। तो दैट इज हाउ दिस होल वर्ल्ड वाज बिल्ट। और यहाँ एक ब्लास्फेमी स्लेट है जो कि एम्पायर रोजेल के पास था आई गेस, जिसके अंदर सारे पाथवेज हैं, उसके सारे सीक्वेंसेस हैं, फॉर्मूलाज वगैरह हैं। अब यहाँ आपके मन में डाउट होगा कि ठीक है, मान के चलो मैं किसी एक पर्टिकुलर पाथवे पे गया, सीक्वेंस 9 सबसे पहले है, तो मैं सीक्वेंस 1, सीक्वेंस 0 ही डायरेक्ट पी लूंगा ना पोशन, डायरेक्टली सारे पावर्स आ जाएंगे। नहीं, अगर आप ऐसा करते हैं तो लिटरली आप फट जाएंगे, कंट्रोल लूज कर देंगे, मॉन्स्टर बन जाएंगे, आपको पुट डाउन किया जाएगा। आप नहीं कर सकते ऐसा। आपको सीक्वेंस 9 से ही शुरू करना होगा, देन उस सीक्वेंस के पोर्शन को पचाना होगा। लिटरली डाइजेस्ट जब तक वो पोर्शन नहीं होता है तब तक कुछ नहीं हो सकता। और इस डाइजेशन में बहुत समय लग सकते हैं। इसका एक टेक्निक है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट हाँ, ये डाइजेशन शुरू हो सकता है कुछ हफ्तों से एंड इट माइट इवन गो टू ईयर्स ऑल टुगेदर, एक पोर्शन का डाइजेशन। समझो सीक्वेंस 9 से 0 तक या 1 तक पहुंचने में कितना ज्यादा समय लग सकता है अगर आपको टेक्निक ना पता हो। अब मोस्टली जो बियॉन्डर होते हैं वो लोअर सीक्वेंस में ही होते हैं, जो कि है 7, 8, 9। उसके ऊपर मिड सीक्वेंस है जिसमें आ जाता है 6, 5, 4 एंड देन हायर सीक्वेंस जिसमें 3, 2, 1 आता है। या फिर मैं थोड़ा एक ज्यादा बोल दिया हूं, हायर में शायद 1, 2, 3, 4, 5 तक आता होगा, देन 6, 7 मिड में एंड 8, 9 लोअर में, समथिंग लाइक दैट। इसमें मैंने एक दूसरी वीडियो में डिटेल में बात किया था, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। यहां मेरे पास कोई टैंजिबल स्क्रिप्ट नहीं है, जो मन में याद है मैं उससे बता रहा हूं, तो कुछ चीजें मिस हो सकती हैं। अब डन स्मिथ यहां 4 रीजंस बताते हैं जिसके कारण बियॉन्डर्स अपना कंट्रोल खो सकते हैं। पहला, कुछ लोग जन्म से ही हाफ ए
सीक्वेंस 9 बियॉन्डर होते हैं और उन्हें फिक्स सीक्वेंस पाथ ही चुनना होता है। तो अगर गलत सीक्वेंस पाथ चुना तो फिर खेल हो जाएगा। देन एक बार एक सीक्वेंस पाथ चुनने के बाद उसे बदलना या दूसरी पाथ की पोशन लेना इंसैनिटी या डेथ का कारण बनता है। देन रिमेनेंट स्पिरिचुअल पावर्स का जमा होना, जो तब होगा जब एक बियॉन्डर अगली सीक्वेंस पोशन जल्दी ले लेता है, जिससे मैडनेस जमा हो जाती है। और हाँ, नाइट हॉक्स में प्रमोशन के लिए 3 ईयर की वेटिंग पीरियड है। फिर ये भी रीजन हो सकती है कि बियॉन्डर के पास इनहैंस स्पिरिचुअल परसेप्शन होता है, जिसके कारण वो मिस्टीरियस इंटाइसमेंट या फिर इल्यूजनरी बिविचमेंट के संपर्क में आ जाते हैं। फिर उनके अंदर ग्रीड आ जाता है, ओवर स्टिमुलेशन हो जाता है, जिससे वो दूसरे रिल्म में किसी और से कांटेक्ट करते हैं, जो कि उन्हें गलत तरफ गार्ड करता है और इससे वो अपना कंट्रोल खो देते हैं। डन स्मिथ बताते हैं कि आर्च बिशप चैनिस ने कहा था कि वी आर गार्डियंस बट ऑल्सो ए बंच ऑफ मिजरेबल रिचेस दैट आर कंस्टेंटली फाइटिंग अगेंस्ट थ्रेट्स एंड मैडनेस। अब डन स्मिथ क्लाइंट को समझाते हैं कि जो लो सीक्वेंस के बियॉन्डर्स होते हैं उनके पास थोड़ी मिस्टिकल पावर्स होती है, लेकिन वो उतने पावरफुल नहीं होते हैं। मतलब अगर ठाएं कर दो तो लो सीक्वेंस के बियॉन्डर को खत्म किया जा सकता है, लेकिन हाई सीक्वेंस बियॉन्डर्स, सीक्वेंस 2, 1, ये लोग लिटरली गॉड टियर हैं। अब क्लाइंट अगर बियॉन्डर बनना चाहता है तो ऐसे ही उसके चाहने से नहीं होगा। हायर अप्स जो है वो अगर अप्रूव नहीं करते हैं तो क्लाइंट बियॉन्डर नहीं बन सकता है, उसे सिविलियन स्टाफ ही बन के रहना होगा। सो या क्लाइंट को काइंड ऑफ अपने आप को प्रूव करना होगा एज सिविलियन स्टाफ। देन उससे मानना भी होगा कि हाँ, मैं बियॉन्डर बनना चाहता हूँ, रिस्क मुझे पता है। देन ही उससे सीक्वेंस 9 का पोर्शन दिया जाएगा, वो पोर्शन जो कि इस चर्च के पास अवेलेबल है। अब क्योंकि क्लाइंट नाइट हॉक्स को ज्वाइन कर चुका है एज सिविलियन स्टाफ, तो डन स्मिथ उसे 2 टास्क देता है। पहला टास्क कि क्लाइंट को हमेशा वेल्च के घर के आसपास घूमना है, ताकि इससे उसके मेमोरी में कुछ ट्रिगर हो, उसे कुछ याद आ सके, वो समझ सके कि आखिर वो नोटबुक एंटिगोनस वाला गया कहां। और क्लाइंट का दूसरा काम है कि उसे नाइट हॉक्स वाली जो यहाँ लाइब्रेरी है उसमें जाना है और जो भी उसे परमिटेड है वो बुक्स को पढ़ना है, इस दुनिया के बारे में समझ सके वो। अब डन स्मिथ यहाँ क्लाइंट को चेतावनी देता है चैनिस गेट के बारे में, क्योंकि उस गेट के पीछे सील्ड आर्टिफैक्ट्स रखे होते हैं। सील्ड आर्टिफैक्ट्स को आप मैजिकल कुछ सामान बोल सकते हो, जिनके अंदर कुछ मैजिकल प्रॉपर्टीज होंगी और इन्हें भी ग्रेड किया जाता है 4 से 0 तक। जहां 4 हल्का फुल्का है, थोड़ा डेंजरस है, वहीं 3 उससे ज्यादा, 2 बहुत ज्यादा डेंजरस, 1 तो बहुत ही ज्यादा, और अगर 0 है तो इट इज डेडली, लाइक उसके संपर्क में आने से आप सेकंड्स में खत्म हो सकते हो। अब डन स्मिथ यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताता है, इसको आप याद रखना क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बार बार नहीं आएगी आगे, लेकिन इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है बुक के अंत में। तो नाइट हॉक में एक आर्च बिशप हुआ करता था, उसे फॉर्मर आर्च बिशप बोलेंगे क्योंकि अब वो आर्च बिशप नहीं रहा, वो कुछ गलती कर दिया। उसका नाम था इंक जिंगवॉल, INCZINGWILL, इंक जिंगवेल या जिंगवॉल, जो भी आप बोलना चाहो। वो एक्चुअली में इन लोगों को धोखा दिया और यहां से एक सील्ड आर्टिफैक्ट चुरा के भाग गया। वो सील्ड आर्टिफैक्ट था 0-08। पहला 0 क्या रिप्रेजेंट करता है? भैया वो एक्सट्रीमली डेंजरस है, वही है ना 4, 3, 2, 1, 0। एंड देन 08 जो बाकी बाद में 08 है वो उसका नंबर है, तो इसलिए 0-08 पहला 0 क्या बताता है, कितना डेंजरस है, एंड देन उसका नंबर। अब ये आर्टिफैक्ट था क्या 0-08? बेसिकली ये एक क्विल था जो कि बिना इंक के लिखता है। सुन के लग रहा होगा उतना तो कुछ खास है नहीं, बिना इंक के लिखता है, इससे क्या ही हार्म हो जाएगा। वेल हार्म बहुत ज्यादा है, अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, अगेन कहानी में आपको आगे पता चलेगा। अभी के लिए बस इतना जान लो कि इंक जिंगविल जो था वो इस आर्टिफैक्ट, सील्ड आर्टिफैक्ट 0-08 को लेके भाग गया और ये नाइट हॉक्स उसे ढूंढ रहे हैं, उस सील्ड आर्टिफैक्ट को भी ढूंढ रहे हैं। अब डन स्मिथ जो है वो थोड़े भुलक्कड़ टाइप के इंसान है, एक बात बोलते हैं फिर भूल जाते हैं अगला बात क्या बोलना है, तो ऐसे ही वो भूल भूल के क्लाइंट को बताते हैं कि तुम्हें 10 डीमन हंटिंग बुलेट्स लेना है, 30 नॉर्मल बुलेट्स लेना है, रिवॉल्वर तो तुम्हारे पास है ही एक वो ब्रास वाला। देन जो प्रैक्टिस वाला रेंज है वहां जाओ, बुलेट चलाना ये सब सीखो, थोड़ी प्रैक्टिस वगैरह करो, क्योंकि अब तुम सिविलियन स्टाफ हो, इन चीजों की जरूरत पड़ सकती है। खैर तो इस सब के बाद क्लाइंट जाता है ओल्ड नील के पास। वो बेसिकली यहाँ के अब सिविलियन स्टाफ है, पहले बियॉन्डर हुआ करते थे, अभी भी बियॉन्डर हैं, लेकिन अब वो बियॉन्डर वाले काम छोड़ दिए हैं एंड सिविलियन स्टाफ की तरह वर्क करते हैं। और वहीं से क्लाइंट को हिस्ट्री के कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ने होंगे, वही क्लाइंट को वो डीमन हंटिंग बुलेट्स, नॉर्मल बुलेट्स ये सब देंगे एंड एक होल्स्टर भी जिसमें वो आराम से गन रख सके। तो क्लाइंट जाता है ओल्ड नील से मिलता है, जो कि बहुत चार्मिंग से है, बूढ़े से है, क्लाइंट से अच्छे से बात करते हैं। वो क्लाइंट को बताते हैं कि भैया तुम भी बियॉन्डर बन जाओ, अच्छा रहेगा एंड ऑल दैट। और यहाँ वो क्लाइंट से कहते हैं कि जो एम्परर रोजेल थे उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज था, लेकिन वो एक सीक्रेट लैंग्वेज में अपनी नॉलेज को अपनी डायरी में लिखते थे। अब वो डायरी तो एग्जिस्ट नहीं करती, उसके पेजेस मिलते हैं इधर उधर, लेकिन उस लैंग्वेज को आज तक इस दुनिया में कोई डिसाइफर कर ही नहीं पाया ना। ओल्ड नील के पास 1-2 पेजेस थे, वो क्लाइंट को दिखाते हैं और क्लाइंट जब उस पेज को देखता है तो वो समझता है कि भैया एम्परर रोजेल तो चाइनीज में लिख रहे थे, जो हमारी दुनिया का चाइनीज है। उस टाइम वो लैंग्वेज एग्जिस्ट नहीं करती थी और वो उसे आराम से पढ़ सकता है, वो भी चाइना से ही था ना। एंड वो पढ़ना शुरू करता है कि एम्परर रोजेल क्या क्या लिखे हैं। इससे एक और बात क्लियर हो गई
कि एम्पर रोजेल जो थे वो भी पक्का ट्रांस माइग्रेट होके ही इस दुनिया में आए थे। एनीवेज, यहाँ पे पढ़ना शुरू करता है क्लाइन उनकी डायरी के उन 2 पेजेस को, एंड उसे ज्यादा चीजें तो समझ में नहीं आती, वो क्या लिख रहे थे कुछ सेंस नहीं बन रहा था, एक्सेप्ट वन थिंग कि पोशन को डाइजेस्ट नहीं करना होता है बल्कि एक्टिंग करना होता है। यही की है पोशन को डाइजेस्ट जल्दी करने का, अगर तुम एक्टिंग करोगे। अब ऑफ कोर्स क्लाइन को समझ नहीं आता कि क्या एक्टिंग करना है, किसकी एक्टिंग करनी है, बट क्लाइन इस बात को याद करके रखता है बिकॉज ऑफ कोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और अगर एम्परर रोजेल दे रहे हैं तो वो तो बहुत पावरफुल इंसान थे, तो कुछ सोच के ही लिखे होंगे। वैसे क्लाइन यहाँ ओल्ड नील को नहीं बताता कि मुझे ये सब समझ में आ रहा है डायरी के अंदर क्या है, वो इस बात को सीक्रेट अपनी तक ही रखता है। अब क्लाइन की यहाँ मुलाकात लेनर्ड मिचेल नामक बंदे से भी होती है। ये अगेन वो बंदा है जो कि माउंट बैटन के साथ आए थे ना 2-3 लोग, उसमें डन स्मिथ था, तो लेनर्ड मिचेल भी था, और वो सीक्वेंस 8 का मिडनाइट पोएट है। ये जो सीक्वेंस है, इसका सीक्वेंस 9 है स्लीपलेस, और यही वाला जो सीक्वेंस है वो चर्च ऑफ एवनाइट गॉडेस के पास कंप्लीट है। इसी सीक्वेंस में अपने डन स्मिथ भी हैं। तो 9 क्या हुआ स्लीपलेस, 8 अपना मिडनाइट पोएट जो कि लेनर्ड है, और 7 है नाइट में जो कि अपने डन स्मिथ हैं। तो क्लाइन के पास भी ऑप्शन है कि वो भी इसी पाथवे पे आ सकता है, ऑल्दो इस पाथवे पे ऑलरेडी काफी लोग हैं, तो ऑफ कोर्स क्लाइन को ये नहीं दिया जाएगा, उसे कोई और पाथवे चूज करना होगा। इन केस क्लाइन बियॉन्डर बनना चाहता है, जो कि बाद की बात है। अब क्लाइन के पास क्या क्या चॉइसेस है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। वैसे अपने जो ओल्ड नील है वो सीक्वेंस 9 पे है, जिसका नाम है मिस्ट्री प्रायर, और डैली जो थी ना एक जो स्पिरिट मीडियम थी, वो सीक्वेंस 7 पे है, और वो सीक्वेंस एक्चुअली कंप्लीट नहीं है इस चर्च के पास। खैर, तो उसके बाद क्लाइन को अच्छे खासे पैसे मिल चुके हैं, तो उससे जाता है, वो नया कोट वोट खरीदता है, नए जगह पे जा रहा है, अच्छे कोट होने चाहिए, देन एक केन भी खरीदता है, देन वो रिवॉल्वर चलाना भी थोड़ा प्रैक्टिस करता है, होल्स्टर जल्दी निकाल सके, उसके पास बुलेट्स भी मिले हैं, उससे भी प्रैक्टिस करना है उसे, ऑल दैट। फिर वो घर आता है, मेलिसा को बताता है कि आज अपन थोड़े से पार्टी करने वाले हैं, मतलब इतना पैसा तो नहीं कि बाहर जाके खा सकते हैं रेस्टोरेंट में, लेकिन कुछ अच्छा बना के खाएंगे क्योंकि मुझे जॉब मिल गई है। जी हाँ, क्लाइन को अब अपने खोई यूनिवर्सिटी में जाके जॉब के लिए एप्लीकेशन नहीं देना होगा, वहां इंटरव्यू नहीं देना होगा, क्योंकि उसे ऑलरेडी जॉब मिल गई है। ऑल्दो क्लाइन यहाँ थोड़ा सा झूठ बताता है अपने जॉब के बारे में, ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंशियलिटी वाली बात है, तो वो मेलिसा से कह देता है कि मुझे एज ए हिस्टोरियन जॉब मिला है एक पर्टिकुलर जगह पे, सब सिक्योरिटी कंपनी है जहां हिस्ट्री के बुक्स वगैरह को प्रिजर्व किया जाता है, तो वही मेरा काम है। कॉन्फिडेंशियल है बाबू, बताना पड़ेगा झूठ अपने फैमिली से भी। इसके बाद क्लाइन यहाँ मेलिसा को कन्विंस करने लगता है कि देखो अब मेरी सैलरी बढ़ गई है, तो हमें बेटर अपार्टमेंट में मूव हो जाना चाहिए। अभी जहां ये लोग रह रहे थे वहां 2 रूम था, लेकिन जो बाथरूम था वो शेयर्ड था पूरे बिल्डिंग के साथ, और यहाँ का लैंडलॉर्ड भी बहुत अच्छा आदमी तो नहीं था, ठीक ठीक आदमी था, खास करके अगर ये लोग पानी ज्यादा यूज करते तो बहुत ज्यादा चिल्लाता था। तो हाँ, अब इन्हें एटलीस्ट ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहां इनका प्राइवेट बाथरूम हो, 3 कमरा हो एंड ऑल दैट, तो एक घर वर रेंट पे लेना चाहिए। अब इनकी सैलरी बढ़ गई है। अब मेलिसा थोड़ी सी परेशान हो जाती है इस बात से, क्योंकि वो इतनी गरीबी देखी है कि थोड़ी कंजूस है। वो कहती है अगर तुम्हारी कंपनी बंद हो जाएगी तो क्या होगा, हम लोग फिर से रोड पे आ जाएंगे। बट क्लाइन समझाता है कि नहीं, मेरी कंपनी गवर्नमेंट से एसोसिएटेड है, बंद तो नहीं होगी, चिल करो, हम लोग नई जगह देखेंगे। एक बार बेंसन वापस आ जाता है अपने काम पे जिससे वो बाहर गया है, तो हम लोग इस बात को डिस्कस करेंगे। अब अगले दिन क्लाइन की टिंजन यूनिवर्सिटी में एक इंटरव्यू भी थी, राइट, तो उसको मना करना होगा उस चीज के लिए क्योंकि उसे ऑलरेडी जॉब मिल गई है। तो वो यूनिवर्सिटी जाके मना करता है। वहां किसी हार्डविन स्टोन को इन्फॉर्म करता है कि देखो भाई, मैं नहीं आ रहा इंटरव्यू के लिए, मुझे जॉब मिल गई है। क्लाइन वहां अपने मेंटोर सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर कोहेन और लेक्चरर अजिक से भी मिलता है। अब अजिक को आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, बहुत बवाल कैरेक्टर है, ठीक है, इसको याद रखना बस। अब अजिक यहाँ क्लाइन से पूछता है कि वेल चोनाया के बारे में मैंने सुना, उनके साथ बुरा हुआ, वेरी सैड आई एम, अच्छा है तुम सेफ हो एंड ऑल दैट, बेसिकली चिट चैट होती है ना। क्योंकि ये लोग हिस्ट्री में ही काम करते थे, तो क्लाइन अजिक से पूछता है कि एक्चुअली यहाँ केस कुछ एंटिगनस नोटबुक का है जो कि 4th एपॉक की नोटबुक थी, तो उसके बारे में अजिक जी अगर आपको कुछ पता चले तो मुझे बताना, आप खत लिखना मेरे को। अजिक कहता है ठीक है, अगर मुझे कुछ पता चला मैं तुम्हें बता दूंगा। तो इसके बाद क्लाइन यहाँ आज की न्यूज़पेपर पढ़ता है जहां वेल्चोनाया वाला केस आया था कि कैसे वो लोग खत्म हो गए हैं, लेकिन इस चीज को कवर अप कर दिया गया था। बेसिकली इसे आर्म्ड बर्गलरी बता दिया गया था, मतलब कोई डकैती वगैरह किया है, जबकि ऐसा नहीं है। हम सब जानते हैं कुछ तो यहाँ सुपरनैचुरल है, लेकिन आम जनता से सुपरनैचुरल चीजें छिपानी है। ऐसे क्लाइन यूनिवर्सिटी से निकलता है और तभी अचानक उसे फील होता है कि कोई उसके पीछे है, कोई उसका पीछा कर रहा है। अब क्लाइन को ये क्यों फील हुआ पता नहीं, लेकिन क्लाइन क्लियरली फील कर पा रहा था कि कोई तो उसका पीछा कर रहा है, और ऐसे में क्लाइन काफी डरता है और वो चर्च में चला जाता है, चर्च ऑफ एवनाइट गॉडेस। देन वो सेंट सेलिना कैथेड्रल की तरफ जाता है, जहां फाइनली उसे फीलिंग खत्म होती है कि ठीक है अब कोई मेरे पीछे नहीं है। वहां वो कन्फेशन लाइन में जाता है और वहां फादर को कहता है कि मैं एक्चुअली नाइट हॉक से हूं, कोई मेरा पीछा कर रहा है। फादर उसे बताता है कि भैया तुरंत तुम उस वाले पाथ पे जाओ, वहां से इधर उधर मुड़ जाना। क्लाइन भी उधर जाता है,
एंड वो पहुंच जाता है कहां, हेडक्वार्टर्स में नाइट हॉक के। जी हाँ, ब्लैकथॉर्न जो सिक्योरिटी कंपनी है वो कहीं ना कहीं इस चर्च से पीछे से कनेक्टेड है। क्लाइंट सीधा जाता है डन स्मिथ के ऑफिस में और उससे कहता है कि भैया कोई मेरा पीछा कर रहा था। और डन स्मिथ कहता है कि ठीक है, तुम्हारे अंदर परसेप्शन अच्छा खासा है, तुम समझ पाए कि एक्चुअली कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है, तो थोड़ा सावधान रहना, और अगर तुम पे हमला नहीं हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली वो इंसान तुम पे हमला नहीं करेगा, अभी अकेलेपन का कोशिश करेगा ताकि तब वो तुम पे हमला कर सके। हाँ, क्लाइंट ये सब सुनता है, वापस यहाँ से निकलता है। देन वो जोटलैंड स्ट्रीट पे एक शूटिंग रेंज में जाता है, वहां गन वन चलाना प्रैक्टिस करता है एंड ऑल दैट, वही उसका रूटीन है। फिर वो वेल्च के घर के आसपास घूमता है क्योंकि उसे एंटिगोनस नोटबुक के बारे में जानना है कि कुछ मिल सके सुराग, कहीं नोटबुक ही मिल जाए। देन वो पब्लिक कैरेज लेके अपने घर की तरफ जाने लगता है। अगेन उसे फीलिंग आती है कि कोई उसके पीछे है, कोई उस पर नजर रख रहा है। बट देन जब वो अपने घर पहुंचता है, घर के अंदर जाता है, वो फीलिंग खत्म हो जाती है। खैर, तो घर पे अब बेंसन भी आ चुका था और क्लाइंट बेंसन को बताता है कि भैया जॉब लग गई मेरी मस्त वाली। और बेंसन काफी इंप्रेस था क्योंकि बेंसन की सैलरी से क्लाइंट की सैलरी ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा थी। अब क्लाइंट यहाँ बेंसन से कहता है कि क्योंकि अब मेरी सैलरी अच्छी खासी है, तुम्हारी भी सैलरी ठीक ठीक है, तो हम दोनों की सैलरी मिला के हम एक अच्छी जगह पे रह सकते हैं, नई जगह पे हमें जाना चाहिए। और बेंसन याद दिलाता है क्लाइंट को कि नहीं, हमारा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था इस जगह पे, 6 महीने ही हुए हैं, तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को कुछ तो निगेट करना होगा, लैंडलॉर्ड से बात करना होगा। ऐसा बेंसन बताता है कि लैंडलॉर्ड हमारा थोड़ा बेवकूफ है, उसको मैं पट्टी पढ़ा दूंगा, हमें बस नया घर ढूंढना है, हम लोग शिफ्ट होंगे। गुड आइडिया। तो हाँ, बेंसन यहाँ लैंडलॉर्ड फ्रैंकी को टोपी पहना देता है, ये कह के कि भैया हम लोग आपको बहुत कम रेंट देते हैं, अगर आप किसी और को ये जगह दोगे तो वो आपको ज्यादा रेंट देगा, तो कॉन्ट्रैक्ट को खारिज करो। लैंडलॉर्ड फ्रैंकी भी मान जाता है और ये लोग एक नए घर को ढूंढने लगते हैं। इन्हें एक जगह एक नया घर मिल भी जाता है जिसके अंदर बढ़िया बालकनी थी, 3-4 कमरे थे, 1-2 बाथरूम था, मतलब इट वाज अ गुड स्पेस। और बेंसन क्योंकि स्ट्रीट स्मार्ट है तो वहां भी वो हैगल करता है, थोड़ा तोल मोल करके अच्छे रेंट पे उस जगह को ले लेता है। और इसी सब के बीच क्लाइंट की रेगुलर डे टू डे एक्टिविटीज चल ही रही थी। लाइक वो शूटिंग रेंज में जाता था, शूटिंग प्रैक्टिस करता था, वेल्च के घर के आसपास घूमता था कि कहीं डायरी की कोई हिंट मिल सके। तो हाँ, ये सब छोटी मोटी चीजें होती हैं। तो एक रात जब क्लाइंट अपने इस पुराने घर में ही सो रहा होता है, अभी तक नए घर में शिफ्ट नहीं हुआ है, बस डिसाइड हुआ है कहाँ शिफ्ट होगा, तो सपने में उसे डन स्मिथ आता है। ऑफ कोर्स वो नाइटमेयर आ सकता है सपने में, और वो क्लाइंट को बताता है कि तुम्हारे घर में एक इंट्रूडर घुस गया है, तो हड़बड़ाओ मत, जल्दी से अपना गन उठाओ और इंट्रूडर पे तान दो। क्लाइंट तुरंत ऐसा करता है और यहाँ वो एक ब्लैक टाइट सूट में इंसान को देखता है जो कि वाकई क्लाइंट के घर में घुसा हुआ था। और क्लाइंट उसे चुपचाप आगे चलने को कहता है गन दिखा के। अब यहाँ आवाज हो सकती थी जिससे बेंसन या मेलिसा उठ जाते, लेकिन अपना जो मिडनाइट पोएट है ना, सीक्वेंस एट लेनर्ड, वो गाना गाना शुरू करता है, इससे वो सभी को सुला देता है। देन यहाँ डन स्मिथ वगैरह भी आता है और इस आदमी को पकड़ लेता है, सब मामला सेटल करता है कि आखिर ये आदमी कौन है, कहां से आया एंड ऑल दैट। और फिर वो क्लाइंट से मिलता है, वो बताता है कि एक्चुअली ये जो आदमी है वो सीक्रेट ऑर्डर नामक ऑर्गेनाइजेशन का है। अब देखो, इस दुनिया के अंदर चर्चेस तो हैं ही 7 ऑर्थोडॉक्स, उसके अलावा कुछ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं जो कि सीक्रेट मिशन करते हैं और ये काइंड ऑफ इलीगल हैं। जैसे टेररिस्ट ग्रुप होता है ना, वैसा काइंड ऑफ आप मान सकते हो, बागी लोग हैं। तो ये जो सीक्रेट ऑर्डर एक ऑर्गेनाइजेशन है वो सोलोमन एम्पायर से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है और ये लोग एंटिगोनस नोटबुक का पता करने के लिए यहाँ आए थे, जिनका ये एक आदमी था जो कि क्लाइंट पे नजर रख रहा था। और तभी क्लाइंट को फील होता था कि कोई उसे देख रहा है, क्योंकि क्लाइंट के अंदर थोड़ी सी तो इधर उधर पावर्स है। और हाँ, ये लोग एंटिगोनस नोटबुक के पीछे ही पड़े हैं। नाउ क्लाइंट इस आदमी को पकड़वा दिया था कहीं ना कहीं, तो क्लाइंट का थोड़ा सा लोहा सब लोग मान गए थे कि बंदे में कुछ तो सुपरनैचुरल है और ये बंदा सही है बियॉन्डर बनने के लिए। तो उसको ऑफर कर दिया जाता है कि अगर तुम्हें बियॉन्डर बनना है तो वी आर ओके, तुम बन सकते हो। तो डन स्मिथ बताते हैं कि इनकी चर्च के पास स्लीपलेस के अलावा 3 और सीक्वेंस 9 के पोशन है। स्लीपलेस तो मिलेगा नहीं, काफी लोग हैं, बट जो अगले 3 पोशन है वो है मिस्ट्री प्रायर, देन कॉर्प्स कलेक्टर और तीसरा सीयर। अब क्लाइंट सोचता है कि इन तीनों में से कौन सा लिया जाए, एंड उसके दिमाग में एक चीज आता है। जब वो रोजेल की वो 2 डायरी का पेजेस पढ़ रहा था तो वहां पर रोजेल लिखे थे कि उन्हें एक्चुअली सीयर पाथवे चूज करना चाहिए था। इट वाज गुड। सिर्फ सीयर ही नहीं, अप्रेंटिस या मॉरडर पाथवे को भी चूज कर सकते थे सीक्वेंस 9। तो सोचता है क्लाइंट अपना कि मेरे पास अप्रेंटिस या मॉरडर का तो ऑप्शन नहीं है, तो चलो सीक्वेंस 9 सीयर ही ले लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि चर्च के पास इस सीक्वेंस का सीक्वेंस 8 था ही नहीं। मतलब इस पाथवे का सीक्वेंस 9 सिर्फ सीयर है, सीक्वेंस 8 का पोर्शन नहीं है, उन्हें पता तक नहीं है सीक्वेंस 8 क्या है। बट स्टिल क्लाइंट चूज करता है सीक्वेंस 9 सीयर। तो हाँ, अब जल्द ही क्लाइंट को सीक्वेंस 9 सीयर का पोर्शन मिल जाएगा। इसी बीच क्लाइंट, बेंसन और मेलिसा नए घर में शिफ्ट भी कर जाते हैं, जो कि टिंजन सिटी हाउसिंग इंप्रूवमेंट कंपनी का एक टेरेस हाउस था और यहाँ का रेंट था 13 सोली। और यहाँ जो फर्नीचर्स थे वो भी रेंट पे थे, जिसका रेंट आई थिंक 5 पेंस था। तो हाँ, अब ये लोग आयरन क्रॉस स्ट्रीट से 2 डैफोडिल स्ट्रीट पे मूव कर चुके हैं। ये मूवमेंट भी हो गया, नए घर में ये लोग आ गए, जो कि अच्छी जगह है। सो ऑल इज सेट नाउ। कर तो अगले दिन जब क्लाइंट डन स्मिथ से मिलता है तो वो बताता है कि मैंने सीयर चूज किया है। डन स्मिथ खुद सरप्राइज थे कि सीयर क्यों चूज किया है लौंडा, लेकिन क्लाइंट बताता नहीं है, बोलता है बस मुझे सीयर अच्छा लगा। देन वो ओल्ड नील के पास जाता है जो कि उसके लिए सीयर पोशन बनाते हैं। ओल्ड नील बताते हैं कि जो लो लेवल के पोशंस होते हैं सीक्वेंस 9
साइनेट वगैरह, उसके लिए बस इंग्रेडिएंट सही मात्रा में डालो और पोशन रेडी है, पी लो, पावर्स आ जाएंगी। एंड ओल्ड नील चाहते थे कि वो भी मिस्ट्री प्रायर बने, मतलब अपना क्लाइन, लेकिन क्लाइन सियर चूज किया है, उसको लेके भी वो खुश थे। तो हाँ, सियर वाला पोशन बनता है, क्लाइन उसे पीता है और पीते ही दिमाग घूम जाता है, उसके मन में कई चीजें आने लगती हैं। ओल्ड नील उसे ये कंट्रोल करना सिखाते हैं, उसे कहते हैं कुछ ऐसी चीज इमेजिन करो जो कि इस दुनिया में है, देन कुछ ऐसी चीज इमेजिन करो जो कि इस दुनिया में नहीं है। क्लाइन ये सब इमेजिन करता है, देन अपने पावर्स को कंट्रोल करता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसे लोगों के आसपास उनका ऑरा दिख रहा था, लाइक डिफरेंट कलर्स में, और इस कलर से वो ये भी समझ सकता है कि भैया तुम हेल्दी हो या नहीं, तुम्हारा लंग्स हेल्दी है कि नहीं, तुम्हारा ब्रेन हेल्दी है कि नहीं, तुम्हारे इमोशंस कैन ऑल दैट। इसको स्पिरिट विजन कहा जाता है, और ओल्ड नील क्लाइन को स्पिरिट विजन को कंट्रोल करना भी सिखाते हैं, क्योंकि लगातार आप यूज करोगे तो आप ड्रेन आउट हो जाओगे। तो हाँ, अगर क्लाइन 2 बार अपने माथा पे से टक टक टैप करेगा तो उसका स्पिरिट विजन ऑफ हो जाएगा, फिर 2 बार टैप करेगा तो स्पिरिट विजन ऑन हो जाएगा। या फाइनली क्लाइन अपना बियॉन्डर बन चुका है, सीक्वेंस 9 सीयर, और सीयर होने के नाते उसके पास कुछ पावर्स भी आ गए हैं, मतलब बेसिकली डिविनेशन वाले पावर्स उसे आए हैं। ओल्ड नील यहाँ क्लाइंट को कॉगिटेशन सिखाते हैं। कॉगिटेशन मतलब वही अपने आप के दिमाग को शांत करना, चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करना, ताकि तुम अपने पावर्स का ढंग से इस्तेमाल कर सको। इनिशियली तो क्लाइंट को कॉगिटेशन में काफी मुश्किल हो रही थी, मतलब एकदम कंट्रोल करना, फोकस करना एंड ऑल दैट, बट धीरे धीरे वो चीजों को प्रैक्टिस करता है। ओल्ड नील कहते हैं कि रोज घर पे प्रैक्टिस करना, आधा घंटा, 1 घंटा कॉगिटेशन, एंड सून यू विल बिकम द मास्टर। और क्लाइंट धीरे धीरे बन भी जाता है आगे चल के। ये सब प्रैक्टिस वाली चीजें, जैसे आप जब लिखना शुरू करते हो तो आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते चलते हो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी हैंड राइटिंग अच्छी होती जाएगी एंड ऑल दैट। तो हाँ, क्लाइंट के पास अब स्पिरिट विजन आ चुका है, वो डिविनेशन कर सकता है, लेकिन उसके लिए डिफरेंट चीजों की मदद पड़ती है जो कि ओल्ड नील उसे सिखाते हैं। इन शॉर्ट, ओल्ड नील ही क्लाइंट के मेंटोर हैं, जो कि उसे कई चीजें सिखा रहे हैं। रिचुअल मैजिक भी आगे चल के सिखाएंगे। अब इन चीजों के मैं डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि ये काफी बोरिंग पार्ट है नोवेल का। बोरिंग नहीं, इंटरेस्टिंग ही है, मतलब इससे कहानी आगे बढ़ती है, बट हाँ, बेसिकली यही चीजें हो रही है, सिखाई जा रही है चीजें क्लाइंट को, और वो भी चीजों को धीरे धीरे ग्रास्प कर रहा है। वहीं अगर हम ऑड्री और एल्गर की बात करें, तो ऑड्री कहीं ना कहीं एल्गर को वो सामान भेज दी थी जो कि उसे चाहिए था, और एल्गर भी उसे फॉर्मूला भेज दिया था। तो ऑड्री भी फॉर्मूला का पोशन बना ली थी और उस पोशन को पीने जाती है। इनफैक्ट ऑड्री अमीर थी ना, तो जो पोशन के लिए चीजें चाहिए थी वो 2 ऑर्डर कर ली थी और 2 बार फॉर्मूला बना लेती है कि कहीं गलतियां हो जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन यहां आ जाता है एक ट्विस्ट। ऑड्री की जो गोल्डन रिट्रीवर थी सूजी, वो एक पोशन पी जाती है और एक ऑड्री पीती है, मतलब गलती से ये सब चीज हो जाता है। तो उसकी जो गोल्डन रिट्रीवर सूजी है वो भी बियॉन्डर बन चुकी है, सीक्वेंस 9 स्पेक्टेटर, और ऑड्री खुद तो बियॉन्डर बन ही चुकी है। एनीवेज, अब मंडे आ चुका है, 3 बज चुके हैं, तो वापस से हमारा टैरो कार्ड मीटिंग तो होगा ही। तो टैरो कार्ड मीटिंग में अपना क्लाइंट जाता है, देन उधर से ऑड्री आती है, एल्गर को बुलाया जाता है, तीनों बैठते हैं, और यहाँ ऑड्री थैंक यू कहती है कि ठीक है, मैं बन गई सीक्वेंस 9 के स्पेक्टेटर, थैंक यू एल्गर। एल्गर भी थैंक यू कहता है कि मुझे जो सामान चाहिए था, घोस्ट शार्क का ब्लड, वो मुझे मिल चुका है, थैंक यू ऑड्री। और सीक्रेटली तो अपना क्लाइंट भी बन चुका है बियॉन्डर, लेकिन वो ये सब बात कुछ बोलता नहीं, क्योंकि उनके हिसाब से तो क्लाइंट गॉड है, पता नहीं बियॉन्डर सीक्वेंस 0 का कुछ तो, लेकिन लॉन्डा अपना सीक्वेंस 9 पे है, ठीक है, एल्गर से नीचे। अब एल्गर यहाँ ऑड्री को बताता है कि तुम्हें अगर पोशन को डाइजेस्ट करना है तो तुम्हें एकदम पोशन में जैसा पावर है उसको ठीक से इस्तेमाल करना होगा एंड ऑल दैट, मतलब पावर को ग्रास्प करना होगा। और ये सुन के क्लाइंट बस एक बात बोलता है, इट्स नॉट अबाउट ग्रास्पिंग, रादर एक्टिंग। अब ये सुन के एल्गर चौंक जाता है, ये बहुत बड़ी बात थी, कोई आज तक एल्गर को बताया ही नहीं था कि एक्चुअली पोशन को डाइजेस्ट करने के लिए एक्टिंग करनी होती है। और एल्गर तुरंत बोलता है, भाई फूल, यू आर द रियल पर्सन, आपने मुझे आज सब कुछ बता दिया, ये एक एडवांस पेमेंट है आपकी तरफ से, इसके बदले में आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं एंड ऑल दैट। अब एक्टिंग क्या है वो एल्गर समझाता भी है। तो बेसिकली जो भी पोशन का नाम दिया गया है, सीयर या स्पेक्टेटर या स्लीपलेस, तो आपको लिटरली उसकी एक्टिंग करनी होती है। अब एक्चुअली वो नहीं बन जाना, बस एक्टिंग करनी होती है। जैसे कोई सीयर है, सीयर का क्या मतलब होता है, जो आपका भविष्य वगैरह देखता है, आपके बारे में कुछ बताता है, तो आपको सीयर बन के एक्टिंग करना होगा। ऑड्री का स्पेक्टेटर है तो उसे लिटरली स्पेक्टेटर बनना होगा, बस चुपचाप देखना होगा। वैसे ऑड्री बहुत वाचाल है, बहुत बोलती है, लेकिन अब उसे बस सुनना होगा, सबको ध्यान से देखना होगा, और इससे उसका पोशन जल्दी से डाइजेस्ट होगा। वैसे एज ए स्पेक्टेटर ऑड्री को अच्छे खासे पावर्स भी आए हैं, वो किसी को भी देख के समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, एंड इन जनरल लोगों के बॉडी लैंग्वेज से काफी कुछ पता कर सकती है, मतलब बियॉन्डर के पावर्स हैं। तो या दिस इज एक्टिंग, आपको लिटरली एक्ट करना होगा उस वे में, और ये बहुत इनवैल्यूएबल इंफॉर्मेशन थी। अब इस इंफॉर्मेशन के बदले क्लाइंट कहता है कि ठीक है, मैंने एडवांस पेमेंट कर दिया है तुम लोगों को, लेकिन तुम लोगों को मुझे रोजेल गुस्ताव की डायरी के पेजेस ढूंढ के लाने हैं और मुझे देने हैं। अब ऑड्री और एल्गर सोचते हैं कि उसके डायरी के पेजेस तो कोई पढ़ नहीं सकता, फिर वो सोचते हैं नहीं ये फूल तो बहुत बड़ा आदमी, ये जरूर पढ़ लेता होगा। उन्हें क्या पता है वो सिंप्लीफाइड चाइनीज में है जो कि इस बंदे को आता है। जो भी वो मान जाते हैं और यहाँ डील होता है
कि हर 2 डायरी पेजेस के बदले ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन लोगों को देता रहेगा। एंड दिस वाज वेरी स्मार्ट, क्योंकि डायरी के जब पेजेस आएंगे तो उससे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वही लौंडा इन्हें पास ऑन कर देगा एंड इससे भी नई इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। सो या ये लोग तो बहुत मान रहे थे कि भैया द फूल कोई बहुत बड़ा आदमी है, कैसे बताऊं इन्हें ये सिर्फ सीक्वेंस 9 का सीयर है। तो ये सब के बाद कैजुअल बातचीत शुरू होती है, जहां कुछ बातें होती है जो कि मैं आपको बताऊंगा। कैजुअल चैट में एल्गर कहता है कि एडमिरल लडवेल जो कि एक पायलट है उसके बारे में बातें करता है। देन क्लाइन यहाँ एंटिगोनस फैमिली नोटबुक के बारे में कहता है, कैसे कि सीक्रेट ऑर्डर ने इसे खो दिया है। अब ये सुन के एल्गर थोड़ा सा अजीब रिएक्ट करता है। वो कहता है कि इससे चर्च ऑफ एवनाइट का क्या रिएक्शन था, क्योंकि उन्होंने ही लिटरली एंटिगोनस फैमिली को डिस्ट्रॉय किया था। और ये सुन के क्लाइन भी थोड़ा चौंकता है, क्योंकि उसे ये बात नहीं पता थी। और अब क्लाइन समझता है कि एक्चुअली जो एंटिगोनस नोटबुक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाइट हॉक्स के लिए। खैर इसके बाद ऑड्री बताती है कि जैसे लियोन किंगडम है, वहां की जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ इलेक्शन होता है, गवर्नमेंट चूज होती है एंड देन सारे एम्प्लॉयज बदल दिए जाते हैं। अब क्योंकि अपना लौंडा हमारी दुनिया से आया जहां गवर्नमेंट को काफी हद तक स्ट्रीमलाइन कर दिया गया, तो वो आइडिया देता है कि देखो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स होते हैं उनका एक एग्जाम लिया करो और एग्जाम के तहत ऑफिशियल सेम रहेंगे। तो जब गवर्नमेंट चेंज होंगे तो सिर्फ नेता लोग चेंज होंगे। जो हमारी दुनिया में IAS IPS होते हैं ना, वो थोड़ी बदलते हैं, सिर्फ ऊपर नेता लोग बदलते हैं। तो ऐसे ही यहाँ जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स होंगे जो कि एग्जाम पास करके आए हैं वो नहीं चेंज होंगे, सिर्फ नेता लोग चेंज होंगे। तो इससे हैम्पर नहीं होगा काम। ऑड्री सुनती है, सोचती है ये तो बहुत बढ़िया मतलब बात बोल रहा है बंदा, लॉजिकल है। और क्योंकि ऑड्री बहुत रॉयल फैमिली से थी जहां उसका कनेक्शंस था इन सब में, तो वो बोलती है अपने पिताजी से मैं बोलूंगी इस तरह के सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए। वहीं अपना लौंडा क्लाइन सोचता है कि भैया मैं बेंसन को अभी बोल देता हूँ कि इस तरह के एग्जाम की तैयारी शुरू कर दे, ऐसा सिस्टम आ सकता है ताकि बेंसन को इस तरह की बढ़िया जॉब मिल जाए। मतलब हमारी दुनिया में जो IAS IPS का जॉब होता है काइंड ऑफ वैसा। खैर तो ये सब बात के बाद ये जो टैरो क्लब गैदरिंग था वो खत्म होता है और यहाँ क्लाइन महसूस करता है कि वो एक और स्टार को महसूस कर पा रहा है, देख रहा है जिसको वो वहां बुला सकता है, यानी एक और मेंबर। बट क्लाइन सोचता है नहीं, अभी नहीं, कहीं मैं बुलाया और डंस में था गया तो वो समझ जाएगा कि इसका एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। इस वर्ल्ड में सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का नहीं बनाना है, बताया था ना टेररिस्ट एक्टिविटी हो जाता है काइंड ऑफ। तो हाँ क्लाइन सोचता है अभी नहीं, थोड़ा और मैं एक्सपीरियंस्ड हो जाऊं फिर ये सब काम करूंगा। खैर तो इस मीटिंग के बाद अगेन क्लाइन की रोजमर्रा की जिंदगी शुरू हो जाती है जहां वो शूटिंग क्लब में प्रैक्टिस करता है। देन अब वो अपनी बियॉन्डर एबिलिटीज को भी प्रैक्टिस करता है, कॉगिटेशन देन स्पिरिट विजन सब प्रैक्टिस कर रहा है। और जब शूटिंग प्रैक्टिस के लिए वो जोटलिन स्ट्रीट की तरफ जा रहा होता है तो उसे एक बोर्ड दिखता है, डिविनेशन क्लब करके लिखा होता है बोर्ड के ऊपर। क्लाइन इस डिविनेशन क्लब में जाता है जहां वो एंजेलिका से मिलता है। मतलब एंजेलिका वहां की रिसेप्शनिस्ट थी काइंड ऑफ, और वो क्लाइन से पूछती है कि आप डिविनेशन क्लब को ज्वाइन करने आए हैं एज अ सीयर या डिवाइन करने वाले इंसान, या फिर आप अपना डिविनेशन करवाना चाहते हैं। क्लाइन पूछता है दोनों केस बताओ क्या होता है। तो एंजेलिका बताती है कि अगर आप डिविनेशन क्लब को ज्वाइन करते हैं तो आपको एक मेंबरशिप फी देनी होगी जो कि पहले साल के लिए 5 पाउंड है, फिर 1 पाउंड हो जाता है। एंड देन आप अपना प्राइस सेट कर सकते हो कि भाई मैं इतना प्राइस में डिविनेशन करूंगा। देन जो क्लाइंट आएगा वो अगर आपको चूज करता है तो उसका कुछ हिस्सा हमारे क्लब को जाता है, बाकी आपको चला जाता है। और नहीं अगर आप डिविनेशन करवाने आए हो तो ये है हमारे डिवाइनर्स की लिस्ट, देख लो भैया कौन कौन है, किसको आप चूज करते हो, उससे डिविनेशन अपनी करवा सकते हो। तो क्लाइंट देखता है 5 पाउंड देना पड़ेगा डिविनेशन क्लब ज्वाइन करने के लिए। वैसे क्लाइंट इसीलिए डिविनेशन क्लब को ज्वाइन करना चाहता था क्योंकि उसे सीयर की एक्टिंग करनी है अपने पोशन को पचाने के लिए, राइट। तो यहाँ वो सीयर बनेगा, लेकिन अभी उसके पास पैसे नहीं थे सीयर बनने के लिए। तो बोलता है चलो मैं डिविनेशन क्लब को एज अ डिवाइनर तो ज्वाइन नहीं कर सकता, लेकिन चलो अपना डिविनेशन तो दिखवा सकता हूँ। सबसे सस्ता कौन करता है? अच्छा ग्लासियस नाम का इंसान करता है, सिर्फ 2 पेंस लेता है, उससे अपनी डिविनेशन करवाऊंगा। हाँ डिविनेशन क्लब में क्लाइंट ग्लासियस के पास जाता है, उसे 2 पेंस देता है एंड वो डिवाइन करवाने की कोशिश करता है कि एंटिगोनस नोटबुक जो उससे खो गई है वो उसे मिल सकती है या नहीं, या एटलीस्ट वो अभी तक है कि नहीं एग्जिस्टेंस में, खत्म तो नहीं हो गई, कोई उसे खत्म तो नहीं कर दिया है नॉल। तो हाँ पहला जो सवाल था कि क्या नोटबुक को खोजा जा सकता है, तो यहाँ कार्ड डिविनेशन हो रहा था, तो कार्ड निकलता है द फूल, यानी शायद नहीं खोजा जा सकता। देन क्या नोटबुक किसी और के हाथ लग गई है, तो इस पे कार्ड निकलता है स्टार, यानी नहीं अभी तक किसी के हाथ नहीं लगी। हाँ अभी भी चांस है कि क्लाइंट अपना नोटबुक खोज सकता है। वो 2 पेंस देता है जो कि डिसाइडेड प्राइस था ग्लासियस को, और जाने से पहले वो अपना स्पिरिट विजन ऑन करता है और देखता है कि ग्लासियस का हेल्थ वेल्थ कैसा है। और वो पाता है कि ग्लासियस का जो लंग का एरिया है ना उसका कलर थोड़ा डी कलर हो रहा है, यानी कि उसकी हेल्थ लंग में बिगड़ रही है। तो जाते जाते वो ग्लासियस से कह देता है कि एक काम करो तुम डॉक्टर को दिखाओ अपने लंग के बारे में क्योंकि कुछ इश्यूज हैं। क्लाइंट कहता है योर ग्लैबुला सीम्स डार्क, ग्लैबुला लंग ही होता है ना आई गेस, अगर मैं कुछ गलत बोल दिया तो माफ करना।
तो हाँ, ये चीज कहता है और ग्लासियस सोचता है कि ये मैं इसका डिविनेशन कर रहा है, ये मेरे को ही बता रहा है क्या। तो वो ज्यादा सीरियस नहीं लेता बट स्टिल सोचता है चलो दिखवा लूंगा, बोल रहा है। तो खैर इसके बाद क्लाइन यहाँ से निकल जाता है। अब निकल के क्लाइन को एक नया केस मिलता है जब वो ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी यानी नाइट हॉक्स के हेडक्वार्टर्स पे आता है। बेसिकली मिस्टर विक्रॉय नाम के शहर में एक टोबैको मर्चेंट थे, उनके बेटे एलियट को किडनैप कर लिया गया है और वो चाहते हैं कि ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी वाले लोग उसके बेटे को खोजे। ये इन्फॉर्मेशन लेके विक्रॉय जो थे, मिस्टर विक्रॉय, उनका बटलर आया था जिसका नाम क्ली था। तो हाँ, यहाँ पे लेनर्ड मिचेल था और अपना क्लाइंट था। तो ये लोग एक्सेप्ट करते हैं मिशन को और क्लाइंट बोलता है कि भैया जो तुम्हारा एलियट किडनैप हुआ है उसके कपड़े वगैरह ला के दो जिससे डिविनेशन हो सके। मतलब मन में सोचता है, ऑफ कोर्स नॉर्मल आदमी को थोड़ी बताएगा वो डिविनेशन कर सकता है। क्ली भी सोचता है कपड़े क्यों चाहिए, और ये लोग झूठ बहाना बना देते हैं कि नहीं हमारे पास एक सिस्टम है, कुत्ता है जो कि सूंघ के कपड़ा बताएगा एंड ऑल दैट। तो हाँ, जब कपड़े वगैरह मिल जाते हैं तो क्लाइंट से डिवाइन करता है कि आखिर कहाँ है। वो एक डिविनेशन का यूज करता है और उसे एक जनरल डायरेक्शन मिलती है। तो फिर ये दोनों कैरेज में बैठते हैं, मतलब लेनर्ड मिचेल और क्लाइंट, और रास्ता ढूंढ ढूंढ के कहाँ हो सकता है उस जगह पे पहुंचते हैं जहां एक्चुअली में एलियट को 2 किडनैपर रखे थे और एक और बंदा था जो कि इन्हें असिस्ट कर रहा था। लेनर्ड मिचेल गाना गा के इन तीनों को सुला देता है और एलियट को बचा लेता है। देन यहाँ पुलिस को बुलाया जाता है। मिस्टर विक्रॉय भी खुश हैं, वो 200 पाउंड रिवॉर्ड करते हैं। अब अगर आपको याद हो तो आधा तो इसका फंड में चला जाएगा यानी कि 100 पाउंड, और 100 में से आधा आधा मिलेगा लेनर्ड को और क्लाइन मोरेटी को, यानी 50-50 पाउंड। लेकिन एक मिनट, क्लाइन अभी तक परमानेंट मेंबर नहीं बना है नाइट हॉक का, इसलिए उसे सिर्फ 10 पाउंड मिलता है, लेकिन लेनर्ड मिचेल को 50 मिला होगा। तो हाँ चलो 10 पाउंड भी काफी था एटलीस्ट। अब वो क्लाइंट डिविनेशन क्लब ज्वाइन कर सकता है 5 पाउंड देके, और क्लाइंट ठीक ऐसा ही करता है। वो डिविनेशन क्लब ज्वाइन कर लेता है और अपना फी रखता है 2 पेंस। बट द थिंग इज कि जब आप अपना फी बहुत नीचे रखते हो तो लोगों को ऐसा लगता है कि इसे डिविनेशन ढंग से आता नहीं होगा। तो इसलिए क्लाइंट अपने फी को बढ़ा के फिर 8 पेंस कर देता है ताकि वो बहुत महंगे वाले में भी ना जाए लेकिन सस्ते में भी ना रहे, बीच में रहे। बाय द वे, क्लाइंट यहाँ डाउजिंग रॉड सीकिंग डिविनेशन का यूज किया था। मतलब रॉड से पता लगाया था किस डायरेक्शन में रॉड जा रहा है हवा में लेविटेट करके, उस डायरेक्शन में ही एलियट होगा, मतलब उसको बचाने के लिए। तो हाँ, अब डिविनेशन क्लब के अंदर क्लाइंट जाता है लेकिन ऑफ कोर्स उसे क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि एंजेलिका जो है वही रिकमेंडेशन देती है। तो क्लाइंट सोचता है कि एंजेलिका को अगर पटा लिया जाए ना तो ये रिकमेंड करेगी मुझे। तो एक दिन जब क्लाइंट डिविनेशन क्लब आता है वो देखता है एंजेलिका थोड़ी सी सैड दिख रही है, अपना स्पिरिट विजन ऑन करता है तो उसके ऑरा से वो समझ जाता है। तो क्लाइंट बोल देता है तुम थोड़ा सही नहीं दिख रही, तो तुम जाओ थोड़ा सा ट्रैकिंग वगैरह करो, थोड़ा कुछ एक्सरसाइज वगैरह हेल्थ को लेके, एंड यू विल बी बेटर। एंजेलिका भी शॉक में कि भाई इसको कैसे पता चल गया एंड ऑल दैट। साथ ही ग्लासियस जो अपना चेकिंग करवाया तो उसको एक्चुअली पता चला कि उसके ग्लैबुला में इश्यूज था, तो वो भी आके बताया एंजेलिका को कि जब भी क्लाइंट दिखेगा तो उससे मेरे को मिलवा देना, बिकॉज आई वॉन्ट टू थैंक हिम। तो कहीं ना कहीं एंजेलिका के मन में क्लाइंट को लेकर एक रिस्पेक्ट बन गई थी कि ये बंदा डिविनेशन तो बढ़िया करता है, भले इसका दाम 8 पेंस है और भले ये नोवाइस है। तो एंजेलिका बोलती है, सोचती है कि ठीक है अगला जब भी क्लाइंट आएगा तो ये क्लाइंट के पास ही भेजूंगी। अब इस सब के बीच एक और चीज होती है। बेसिकली जहां से ये लोग एलियट को मतलब बचाए थे जिस बिल्डिंग में से, उस बिल्डिंग से क्लाइंट को कुछ अजीब फील हुआ था और एक दिन सपने में उसे आता है एवरीवन विल डाई एंटिगोनस नोटबुक का उस बिल्डिंग से रिलेटेड। तो क्लाइंट तुरंत डन स्मिथ को बताता है कि हो सकता है नोटबुक उस बिल्डिंग में हो, मुझे ऐसा एहसास हुआ है। ये लोग फौरन उस बिल्डिंग में जाते हैं, दूसरे अपार्टमेंट में जाते हैं, वहां उन्हें एक सड़ती हुई लाश मिलती है एक ओल्ड लेडी की, एंड इट वाज क्लियर कि नोटबुक उस जगह पे थी, अब नहीं है। अब ये लेडी जो थी उसका नाम था केटी स्टेफानिया बीबर, जो कि सर रही थी। और यहाँ क्लाइंट को एक अजीब सी आवाज भी सुनाई देती है जो कि उसका हमेशा सुनाई देती रहती है, जो कि था हॉर्नेसियस एंड फ्लेग्रिया। हॉर्नेसियस तो यहाँ की एक माउंटेन रेंज है जो कि काफी मिस्टीरियस सी जगह है जिसके बारे में आपको आगे पता चलेगा, और फ्लेग्रिया भी क्या है वो भी मैं आपको कभी और बताऊंगा। अभी ये सब बहुत अर्ली स्टेज है इन बातों को जानने के लिए। अब ये जो लेडी थी बीबर नाम की, इसका बेटा रे बीबर है जो कि एक्चुअली में यहाँ से नोटबुक को चुरा के भागा है, एंड कहीं ना कहीं रे बीबर का एंटिगन्स फैमिली से कनेक्शन है, शायद उनका डिसेंडेंट भी हो सकता है। तो अब नाइट हॉक्स को रे बीबर को खोजना है क्योंकि उनके पास ही ये एंटिगनस नोटबुक हो सकती है। तो हाँ, ये एक इवेंट हुआ है जो कि मैं आपको बता दिया। और हाँ, सीक्रेट ऑर्डर भी तो नोटबुक के पीछे है, तो वो भी अब रे बीबर के पीछे होंगे क्योंकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिल ही गई होगी। तो क्लाइन और ओल्ड नील रे बीबर के अपार्टमेंट में क्लूज ढूंढते हैं। ओल्ड नील रिचुअलिस्टिक मैजिक का उपयोग करके रे बीबर का पोर्ट्रेट बनाते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि रे बीबर के पास ब्लैक हेयर, डीप ब्लू आईज है और सेरामिक टूथ इम्प्लांट है। क्लाइन यहाँ डाउजिंग रॉड सीकिंग से रे बीबर की लोकेशन जानने की कोशिश करता है लेकिन केन स्पिन करके स्थिर हो जाती है, इसका मतलब है कि कोई स्ट्रेंज पावर इंटरफियर कर रही है डिविनेशन में। बट स्टिल रे बीबर की पोर्ट्रेट तो मिल गई है, तो इसको लेके डन स्मिथ और बाकी जो नाइट हॉक्स है वो पता लगाने लगते हैं कि ये बंदा आखिर देखा कहाँ है, एंड सून इन्हें रे बीबर पता चल जाएगा। अभी नहीं चला है बट चल जाएगा। जो लोग एनीमे देखे हैं या नोवेल पढ़े उन्हें पता होगा कि क्या होगा ना। ओल्ड नील से बात करते वक्त क्लाइंट को पता चलता है कि ओल्ड नील को पैसों की थोड़ी तंगी है, जबकि ओल्ड नील की सैलरी एक्चुअली क्लाइंट से 4-5 गुना ज्यादा है।
तो क्लाइंट पूछता है इतनी हाई सैलरी के पास भी पैसों की कमी कैसे हो सकता है? ओल्ड नील बताते हैं कि देखो कुछ मिस्टिकल ऑब्जेक्ट्स तो यहाँ से मिल जाते हैं चर्च से, आप उन्हें रिडीम कर सकते हो, खरीद के पैसा वापस मांग सकते हो, लेकिन अगर आपके अपने स्किल को इम्प्रूव करते रहना है तो आपको कई चीजें खरीदनी पड़ती है। यहाँ एक ब्लैक मार्केट है जहाँ चीजें मिलती हैं, तो भैया उसमें पैसा लग जाता है, इसलिए मैं थोड़े से डेट में हूँ। बाय द वे, ओल्ड नील की वीकली सैलरी है 12 गोल्ड पाउंड, बहुत ज्यादा है मित्रों। खैर, ओल्ड नील यहाँ क्लाइंट को एक रिचुअलिस्टिक मैजिक सिखाते हैं, सिखाते नहीं मतलब दिखाते हैं कि कैसे उनके ऊपर 30 पाउंड का कर्ज है और उसे वो निपटा देंगे, मतलब खत्म कर देंगे। तो होता यह है कि इस रिचुअलिस्टिक मैजिक के बाद जब ओल्ड नील बाहर जाते हैं तो उन्हें एक अमीर आदमी का पर्स गिरा मिलता है, उस पर्स को वो उठा लेते हैं। ऑफ कोर्स वो अमीर आदमी अपने पर्स को ट्रैक करते हुए इनके पास आता है और ये पूछते हैं कि आपका पर्स है, बताओ कितना पैसा है। पर्स में कुछ 300 या 500 पाउंड थे, बहुत अमीर आदमी था वो। तो वो देता है ठीक है सर आपका ही पैसा है, और बदले में उसे 30 पाउंड वो आदमी देता है कि भैया आपने मेरा पर्स ढूंढ दिया, तो ओल्ड नील सर लीजिए 30 पाउंड। तो ये सब रिचुअलिस्टिक मैजिक के कारण हुआ। उनका 30 पाउंड का डेट था जो कि खत्म हो गया, उन्हें 30 पाउंड मिल गया। मतलब उन्होंने कोई बुरा काम नहीं किया, बस मैजिक किया जिससे चीजें अपने आप ऐसे अलाइन हुई कि उनका डेट खत्म हुआ, पैसा मिल गया। तो हाँ, अपने क्लाइंट को काफी कुछ सीखना है ओल्ड नील से, बिकॉज ही इज एन एक्सपर्ट। सीक्वेंस 9 है तो क्या हुआ, कमांड काफी अच्छा है मैजिक पे, खास करके रिचुअलिस्टिक मैजिक पे। ध्यान रखना इस बात को, आगे कुछ तगड़ा रिचुअल होगा ओल्ड नील को लेके। अब क्लाइंट उसके डिविनेशन क्लब की बात की जाए तो वहां क्लाइंट अपना घूमता फिरता रहता है, क्लाइंट्स तो उसे मिल नहीं रहे। तो वहां हेनास विंसेंट नाम का एक आदमी था जो कि मिरर के अंदर डिविनेशन सिखा रहा था। तो क्लाइंट उसकी क्लास को काइंड ऑफ अटेंड करता है, देखता है कि वो क्या सब सिखा रहा है। अब इस हेनास विंसेंट नामक आदमी को याद रखना क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो डिविनेशन क्लब के अंदर अब क्लाइंट को एक क्लाइंट मिलने वाली है, लेकिन वो चीज चैप्टर 55-54 के अंदर होती है। 52 तक के अंदर वही चीज होती है जो कि ओल्ड नील किया था, अपना वो डेट को सेटल कर लिया था रिचुअलिस्टिक मैजिक करके। तो हाँ, यहां तक की कहानी मैंने आपको बता दिया है। चैप्टर 1 to 52 को हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। स्टिल अगर मुझसे कुछ मिस हुआ हो तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं यहाँ कोई स्पेसिफिक स्क्रिप्ट नहीं फॉलो कर रहा। लिटरली चैप्टर्स के नाम लिखे हैं, थोड़ा बहुत 1-2 लाइन उससे रिलेटेड, एंड देन मैं कहानी आपको सुना रहा हूं बता के, जो मैंने पढ़ा है। 2 बार पढ़ लिया है मैंने। अब अगली वीडियो आएगी नेक्स्ट वीकेंड पे, मे बी सैटरडे या संडे को, अगली सैटरडे संडे को, और वहां हम चैप्टर 53 से लेके 100+ तक जाएंगे। अगेन 50+ चैप्टर्स अपन कवर करेंगे। तो अगर आप उन चैप्टर्स को मिस नहीं करना चाहते तो भैया इस वीडियो को लाइक कर देना। 100 के व्यूज तो चाहिए ही, 10 के लाइक्स भी चाहिए और 1 के कमेंट चाहिए। साथ ही अगर आपके मन में कोई डाउट है तो वो कमेंट में पूछ लो, मैं क्लियर कर दूंगा। और जिन चीजों पे मैंने ध्यान रखने को कहा है उन चीजों को भी आप याद रखिएगा। बस और क्या, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए LOTM कैसा लग रहा है आपको वो कमेंट्स में जरूर बता देना। बहुत मेहनत है इस वीडियो पे, वीडियो कितनी लंबी आप देख ही रहे होगे, तो प्लीज टारगेट्स को कंप्लीट कर देना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।